सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का फाउंडेशन कोर्स 1 का जो हमारा सेकंड चैप्टर है कंसेप्ट और डिस्पैरिटी 1 उसका वन शॉट लेने वाले। बेसिकली देखो वन शॉट जो होंगे वो दो पार्ट्स में हम बनाएंगे। ठीक है, दो पार्ट्स में इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वन शॉट बन जा रहे हैं, इसलिए हम दो पार्ट्स में बनाएंगे। तो आज पार्ट 1 देखने वाले हैं, उसके बाद एक और पार्ट आएगा, फिर ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। तो देखो कंसेप्ट क्लियरिटी आपको करवा देता हूँ। देखो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको पढ़ना क्या है। तो देखो हमारे समाज के अंदर हम लोगों के साथ अलग अलग तरीके से भेदभाव करते, अलग अलग तरीके से उनको बांट देते। जैसे जाति के हिसाब से भेदभाव करते, जाति के हिसाब से बांट देते लोगों को। हम लड़का लड़की में मतलब भेदभाव कर देते। देखोगे तो हम अलग अलग तरीके से समाज के अंदर लोगों के साथ भेदभाव कर सकते हैं। हम लड़का लड़की में भेदभाव करते, समाज में जाति के हिसाब से भेदभाव करते, अमीर गरीब में भेदभाव करते। तो मतलब इतने सारे भेदभाव करने के तरीके हमारे पास, तो उनके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है कि समाज में किस किस तरीके के हम डिस्पैरिटीज़ करते हैं, यानी भेदभाव करते हैं। तो उसी के बारे में चैप्टर है कि देखो समाज के अंदर हम किस किस तरीके की डिस्पैरिटीज़ करते हैं, लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं। अब देखो बहुत ज़्यादा तरीके रहते हैं, इसलिए इस चैप्टर के अंदर हमको कुछ डिस्पैरिटीज़ के बारे में बताया गया है। अगले चैप्टर के अंदर और ज़्यादा बाकी के जो डिस्पैरिटीज़ है, यानी भेदभाव जो किए जाते हैं अलग अलग जगह पे, तो वो सारी चीज़ें भी अगले चैप्टर के अंदर बताई गई है, जो है कंसेप्ट और डिस्पैरिटी 2। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको काफ़ी सारे डिस्पैरिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि हम किस किस तरीके से भेदभाव करते हैं लोगों के साथ में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला क्या लिखा गया है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी। मतलब क्या, देखो कि हम लोगों को उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बांट देते हैं। जैसे कि अगर आप मान लो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो तो आपको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा कि आप अमीर आदमी हो, और आप कम पैसे वाले हो तो आपको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा कि आप गरीब लोग, आप मतलब गरीब आदमी हो। और उसी हिसाब से फिर आपके साथ पेश भी किया जाएगा कि अगर आप मान लो कि बहुत ज़्यादा अमीर हो तो आपके साथ अच्छे से पेश हुआ जाएगा, मतलब अच्छे से आपसे बातचीत करेंगे लोग, इज्जत देंगे आपको। और अगर आप छोटी वाले जो ग्रुप है, जो छोटी रैंक के जो लोग हैं, यानी जो गरीब लोग हैं, अगर उसके अंदर आप चले जाते हो तो आपके साथ उतनी ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से लोग पेश नहीं आएंगे। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हम लोगों को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बांट देते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है मनी हो सकता है वो कुछ कास्ट हो, मतलब कि आप कौन से कास्ट के उससे भी हो सकता है, आप कौन से जेंडर के उससे भी हो सकता है। मतलब अलग अलग चीज़ें होती है। आप कितने पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे में भी होता है कि आप अगर पढ़े लिखे होते हो और एक आदमी अनपढ़ है तो उन दोनों में भी भेदभाव हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अब उसी के रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें बताई गई है कि देखो बेसिकली 3 टाइप्स के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हम नॉर्मली करते हैं अपने समाज के अंदर। ठीक है, अब ये 3 टाइप्स के कौन से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होते हैं, देखो वापस से क्लियर कर देता हूँ। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है हम लोगों को, समाज के अंदर जो लोग हैं उनको स्ट्रैटिफाई कर देते हैं, यानी तोड़ देते, अलग अलग हिस्सों में बांट देते, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होते हैं। एक होता है कास्ट सिस्टम, एक होता है क्लास सिस्टम और एक होता है स्टेट सिस्टम। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम क्या होता है। तो देखो कास्ट सिस्टम का मतलब तो ऑलरेडी आपको पता है कास्ट सिस्टम क्या होता है। तो देखो आपको क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। देखो बेसिकली देखो कास्ट सिस्टम खाली हिंदुओं में नहीं दिखता है, ऐसा मत सोचना कि खाली हिंदू लोग में दिखता है। ये क्रिश्चियन में भी दिखता है, मुस्लिम में भी दिखेगा, जैसे इगर मुस्लिम, और बेसिकली अलग अलग मुस्लिम लोग भी रहते हैं, उसके अंदर भी रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं दिखता। और जैसे क्रिश्चियन लोग में ही रहता है कि एक रहते हैं जो चर्च में जो फादर रहते हैं, तो उनका एक अलग ग्रुप रहता है जिसको हम क्लर्जी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि वो एक अलग रैंक पे आते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत होती है। और जो लेबर्स होते हैं वहाँ पर या फिर स्लेव्स होते हैं तो उनको एक अलग ग्रुप दी जाती है। ठीक है, क्रिश्चियन मतलब बेसिकली क्रिश्चियन जो लोग होते हैं उनके अंदर भी इस तरह से कास्ट के हिसाब से लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है खाली हिंदू लोग में होता है, बट हिंदुओं में कुछ ज़्यादा ही होता है। क्योंकि देखो अगर आप ट्रेडिशनल हिंदू वर्णास को देखोगे तो उसके अंदर सिर्फ 4 ही हिस्सों में हम लोगों को बांट देते थे। एक होता था मतलब बेसिकली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल मतलब हमारा 4 वर्णा सिस्टम है कि मतलब काम के हिसाब से बांट दिया जाता था, तो वो अभी के टाइम पे अगर देखोगे बढ़ते 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 1108 पे पहुंच गया, यानी 1100 कास्ट हमने डिवाइड कर दिया। क्या इतने प्रकार की कास्ट होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो भी ये शेड्यूलेड है। अगर और भी मानोगे जो शेड्यूलेड नहीं है तो और भी होंगे, मान लो मतलब 1300-1400 इतने कास्ट है। ठीक है, इंडिया के अंदर तो इतने सारे कास्ट है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, बट माना जाता है कि इसकी जो स्टार्टिंग है कास्ट सिस्टम की, ये 4 वर्णास जो सिस्टम था पुराना हमारे इंडिया के अंदर, उसी से आया था। नाउ देखो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कास्ट सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है हेरियर्ची। देखो हेरियर्ची का मतलब होता है जैसे नहीं रहता लेवल रहते हैं, रैंक रहते हैं, कि रैंक 1 का जो आदमी रहता है उसको मतलब बेसिकली जैसे लेवल रहता है ना, मैं लेवल 1 का हूँ मान लो, तो मेरे को उतना ज़्यादा मतलब पावर नहीं रहेगा, लेकिन जो लेवल 10 पे रहेगा उसके पास सबसे ज़्यादा पावर रहेगी। तो वैसे ही हेरियर्ची रहता है मतलब कास्ट सिस्टम के अंदर भी, कि जो सबसे छोटी रैंक पे रहते हैं, मतलब कि जैसे अब शूद्र हो गया तो उनके पास सबसे कम पावर रहती है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन
रहते, कुछ कर नहीं सकते उन लोग भी, मतलब जैसे अब शूद्र का रहता था बेसिकली पहले के टाइम पे कि उन लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे, मतलब जो छोटी कास्ट के रहते थे उनके पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन रहते थे, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और अगर हम जैसे ही ऊपर जाएंगे वैश्या के पास में, तो उसके पास थोड़े ज़्यादा हक रहते। उससे ऊपर जाएंगे तो जो क्षत्रिय रहता है उनके पास और ज़्यादा हक रहते। और जो सबसे ऊपर होते हैं ब्राह्मण, उनके पास सबसे ज़्यादा हक होते हैं बेसिकली। तो देखोगे तो यहाँ पर ये जो वर्ना सिस्टम या फिर कास्ट सिस्टम जो है वो नीचे से ऊपर जाते जाता है, यानी हर हेरियर्ची की तरह होता है, लेवल्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसी ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है हेरिडिटी का। अब हेरिडिटी का मतलब क्या है कि अगर मान लो आप ब्राह्मण के घर पे पैदा हो जाते हो तो आप भी ब्राह्मण बन जाओगे। वरना सिस्टम में ऑक्यूपेशन देखा जाता था, बट कास्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर देखा जाता है कि आप किसके घर पे पैदा हुए, जिसके घर पे आप पैदा हो जाएगा वही आपका कास्ट बन जाएगा। ब्राह्मण के घर पे पैदा हो ब्राह्मण बन जाओगे, और अगर आप दलित के घर पे पैदा हो जाओगे तो दलित बन जाओगे। तो जिसके घर पे पैदा हो जाएगा उसी वही आपका कास्ट बन जाएगा। एंडोगैमी का मतलब होता है देखो कि अगर मान लो कोई ग्रुप है, एक गांव वाले हैं मान लो, और अगर उनको किसी से भी शादी करनी है तो वो क्या सोचते हैं, देखो उनका मेंटेलिटी ये रहता है कि अगर हमको शादी करनी है, मान लो एक लड़का है जिसको शादी अब उम्र हो गई है, तो वो सिर्फ अपने ही गांव वालों से ही शादी कर सकता है, बाजू वाले गांव से जाकर लड़की लाकर शादी नहीं कर सकता है, जिसको एंडोगैमी बोलते हैं। तो ये बेसिकली कास्ट में भी होता है कि अगर आप मान लो एक कास्ट का ब्राह्मण हो तो आप दूसरे किसी कास्ट वाले से शादी नहीं कर सकते, यानी आप क्षत्रिय वैश्य शूद्र उन लोग से शादी नहीं कर सकते। अगर आपको शादी करना है तो आप ब्राह्मण से ही करना होगा आपको। ठीक है, तो मतलब ये तीसरा मतलब कैरेक्टरिस्टिक होता है एंडोगैमी। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या होता है, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक रहता है देखो। और देखो पुराना एक कहानी है कि मतलब देखो कि लोग जो रहते थे उन लोग बेसिकली उनका ये मानना रहता था पहले के टाइम पे कि देखो अगर आप पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा अच्छे काम करते हो, बहुत पुण्य आत्मा रहते हो, तो आपका जन्म जो होगा एक ब्राह्मण खानदान में होगा, यानी एक ऐसी घर में होगा जिसका जो है सोसाइटी में सबसे ऊपर होगा। ठीक है, अगर आप अच्छे काम करोगे। और अगर आप बुरे काम करते हो, अगर आप पिछले जन्म में पापी थे तो आपको सबसे घटिया मतलब बोल सकते हैं सबसे छोटी कास्ट वाले जो घर पैदा होगा, यानी दलित के घर पे पैदा हो जाओगे आप। मतलब ये बेसिकली मानना रहता था। अब अगर कोई मान लो ब्राह्मण है तो उसको तो ये होगा कि अरे मैं तो पिछले जन्म में पुण्य आत्मा था, यानी मैं एक पवित्र आदमी हूँ। और ये जो छोटी आदमी है मतलब दलित आदमी है, तो ये तो पिछले जन्म में पापी था, यानी एक मतलब देखोगे तो एक अशुद्ध आदमी है। ठीक है, तो अगर इसके साथ मेरे रिलेशन हो जाएंगे, ब्लड मिक्स हो जाएगा, यानी अगर मान लो मेरी लड़की इसके साथ शादी कर लेगी तो हमारा खून भी मतलब अपवित्र हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं शादी करवाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये मतलब रहता है लॉजिक इनका। ओके, तो इसलिए पहले के टाइम पे जो है ये मतलब बेसिकली एंडोगैमी जो था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता, और जो भी ऐसा करता था कि मान लो बाजू वाले किसी दूसरे कास्ट के साथ शादी कर लेता था तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, सजा दी जाती थी। ठीक है, अब ये देता कौन था तो उसके बारे में देखो नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि द सोशल यूनिट्स। ठीक है, सोशल यूनिट मतलब क्या, ये देखो बेसिकली कास्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि बेसिकली ग्रुप्स बनाए रहते हैं जिसके अंदर एक लीडर होता है। ठीक है, अब जैसे गांव के अंदर कैसा रहता है, गांव के अंदर रहते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं जिसमें एक बुढ़ा आदमी रहता है जो मेन हेड रहता है गाँव का। ठीक है, अब गाँव के अंदर मान लो अब कोई कास्ट बहुत ज़्यादा मानते हैं गाँव वाले, अब वहाँ पर अगर मान लो कोई लड़का है जो किसी दूसरी कास्ट के लड़की के साथ शादी कर लिया, तो उस टाइम पर गाँव का जो लीडर रहते हैं, मुखिया जैसे बोल सकते हैं, या फिर और भी लोग रहते हैं, बुढ़े लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो उन लोग मिलकर फैसला करते हैं कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए, इसने नियम को तोड़ा है, और उस हिसाब से फिर उसको सजा दी जाती है कि इसको जला दिया जाए या फिर गांव से निकाल दिया जाए, ऐसे नियम कानून रहते हैं, तो वो हिसाब से उन लोग सजा दे देते हैं। ठीक है, तो इसे सोशल यूनिट बोलते हैं। उसके बाद पांचवा कैरेक्टरिस्टिक होता है लोकलाइज्ड ग्रुप। लोकलाइज्ड ग्रुप का मतलब होता है कि देखो अब कैसे ट्राइबल्स लोग में क्या होता था, आदिवासी में, कि उन लोग एक ही पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादातर दिखते थे, मतलब 90% पॉपुलेशन एक ही जगह दिखेगी। बट कास्ट सिस्टम ऐसा नहीं होता। अगर मान लो कोई ब्राह्मण है तो आपको पूरी कंट्री के अंदर आपको फैले हुए दिखेंगे, किसी एक एरिया में नहीं दिखेगा कि यहीं पे सिर्फ ब्राह्मण रहते, बाकी एरिया में आपको ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेंगे, हर जगह आपको फैले हुए दिखेंगे। वैसे ही अगर मान लो कोई दलित है तो दलित भी आपको हर जगह फैले हुए मिलेंगे, ये नहीं कि किसी एक ही एरिया में दिखते। तो लोकलाइज्ड ग्रुप देखोगे तो मतलब ये पूरे कंट्री के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्स कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, यानी कि अपने खानदानी जो भी काम रहता है उसी को फॉलो करते रहते हैं। यानी अगर पापा जी है मान लो वो पुजारी थे मतलब मंदिर में, तो वो उसका जो बेटा रहता है वो भी पुजारी ही बन जाता है। मतलब ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो पेरेंट्स लोग काम करते थे वही हम भी आगे चलाते जाते हैं उसको। उसके बाद सातवां कैरेक्टरिस्टिक होता है थ्योरी ऑफ पॉल्यूशन। मतलब क्या, जो अभी मैंने आपको बताया कि मतलब क्या कि अगर कोई आदमी है तो वो बेसिकली उनका मेंटेलिटी ये रहता है, कोई भी अगर मान लो अपर कास्ट का है ब्राह्मण है तो उनका मेंटेलिटी ये रहता है कि जो छोटी कास्ट वाले होते हैं वो अशुद्ध होते हैं, गंदे होते हैं। तो अगर उनका हम घर पे बेसिकली रिलेशन बन जाएगा तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे। और बेसिकली इनका तो यही रहता है कि मतलब अगर वो हमको छू भी देते हैं तो भी हम अशुद्ध हो जाएंगे, इतने मतलब वो गंदे रहते हैं। मतलब बिल्कुल एक गटर के पानी की तरह कि अगर गटर का पानी हमको छू देता है तो हम गंदे हो जाएंगे,
इसका मतलब इस तरह का मेंटेलिटी रहता है अपर कास्ट वालों का। तो बेसिकली इसको थ्योरी ऑफ पॉल्यूशन बोलते हैं कि मतलब उनका ये मानना रहता है कि जो छोटे कास्ट वाले होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, और अगर उनके घर का हम पानी भी पी लेते हैं तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए पहले के टाइम पे उन लोगों को मंदिरों में भी घुसने नहीं दिया जाता था, दलित लोग को मंदिर के आसपास से भी गुजरने नहीं दिया जाता था। इसलिए काफ़ी सारे मतलब जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे उन्होंने काफ़ी सारे एक्ट्स और लॉ भी लाए थे उसके खिलाफ, ताकि लोग जो है इस कास्ट सिस्टम को अब धीरे धीरे कम थोड़ा, और इसलिए उन्होंने जो मनुस्मृति किताब है उसको जला भी दी थी। इसलिए जलाई थी कि लोग बहुत ज़्यादा ही कास्ट सिस्टम को मान रहे हैं, और मनुस्मृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसे कास्ट सिस्टम से रिलेटेड लिखी हुई थी। उसके बाद देखो आठवां जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फूड हैबिट का। यानी कि देखो हर एक जो कास्ट होता है उसके अंदर आपको अलग अलग अपने खुद के मतलब हर एक कास्ट के अलग अलग फूड हैबिट्स रहते हैं। मतलब किसी में रहता है कि ये आप नहीं खा सकते, यही आप खा सकते हैं, किसी के अंदर रहता है आप ये खा सकते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगे रहते हैं। जैसे पंडित लोग में रहता है कि वो मतलब बेसिकली नॉनवेज नहीं खा सकते, ठीक है, खाली वो मतलब वेजिटेरियन फूड ही खा सकते हैं, नॉनवेज नहीं खा सकते, तो वो सारी रिस्ट्रिक्शन लगी रहती है। वहीं पे और भी किसी मतलब दूसरे दूसरे कास्ट में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगी रहती है कि आप ये खा सकते हैं, आप ये नहीं खा सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो नौवा जो और बेसिकली जो आखिरी कैरेक्टरिस्टिक होता है कास्ट सिस्टम का वो होता है कस्टम एंड ट्रेडिशन। यानी कि देखो हर एक जो कास्ट में क्या होता है कि देखो हर एक जो अलग अलग कास्ट है, इतने सारे 1108 कास्ट है, तो इतने सारे कास्ट है, इसमें से देखोगे तो हर एक कास्ट का जो ट्रेडिशन होते हैं, बेसिकली जो नियम कानून होते हैं किसी भी त्यौहार के या फिर कोई भी नियम कानून, तो सब अलग अलग रहते हैं। जैसे पंडित लोग में रहता है कि उन लोग को रस्सी पहनना रहता है, जिसको हम लोग बेसिकली एक मतलब पवित्र धागा बोलते हैं जो उन लोग पहनते हैं। ठीक है, जिसको पहनने का सेरेमनी जो रहता है उसको योगा पवित्रा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली पहनते हैं तो उनके में नियम रहता है कि हमको पहनना रहता है। बाई चांस मान लो उनको टॉयलेट जाना रहता है तो उन लोग कान में बांध लेते हैं उसको। ठीक है, तो उनके अंदर नियम रहता है। वैसे ही जो छोटी कास्ट के रहते हैं, किसी किसी कास्ट नियम रहता है कि अगर मान लो आप छोटी कास्ट के हो तो आप घोड़े पे बैठ के जाकर नहीं जा सकते शादी करने। ठीक है, मतलब ऐसे अलग अलग नियम कानून रहते हैं जो हर एक कास्ट में डिफरेंट रहते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे कास्ट सिस्टम के। ठीक है, मे बी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट जो बेसिकली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करने का जो टाइप होता है वो होता है क्लास सिस्टम। ठीक है, क्लास सिस्टम मतलब क्या, तो देखो बेसिकली कास्ट सिस्टम में क्या होता था, देखो बेसिकली क्योंकि वो ट्रेडिशनल जो हमारा फोर वर्ना उससे बना है, तो उसके अंदर मेनली देखोगे तो ऑक्यूपेशन और बर्थ से कि आप किसके घर पे पैदा हो जाते हो। तो देखो क्लास सिस्टम के अंदर ये देखा जाता है कि बेसिकली आपका इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। यानी कि अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो तो आपको अपर क्लास में डाल दिया जाएगा, और अगर मान लो आप बहुत गरीब हो, चाहे आप कोई भी कास्ट से हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास बहुत कम पैसे है, चाहे आप ब्राह्मणी खानदान से क्यों ना हो, तब आपको लोअर क्लास में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्लास सिस्टम के अंदर ये देखा जाता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, यानी आप कितने पैसे वाले, आपके पास कितने पैसे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स बताए गए, मतलब कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं कि ये सारी चीज़ें होने के बाद हम आपको अपर या फिर मिडिल या फिर लोअर क्लास में गिनते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिकली डिटर्मिनेंट दिए गए हैं कि इस हिसाब से हम क्लास सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो सबसे पहला होता है इनकम एंड वेल्थ। यानी कि अगर कोई आदमी है और हमें ये जानना है कि वो अमीर है या फिर गरीब है, तो इसका जानने का तरीका होता है कि वो कितने पैसे कमा रहा है। अब मान लो कोई आदमी है जो 2000 रुपये कमा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि वो अमीर आदमी है। लेकिन अगर कोई आदमी है मान लो 2 करोड़ रुपये कमा रहा है, तो हम कह सकते हो वो आदमी अमीर है। तो इनकम और वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है कि कोई भी असेट हो गया, जैसे मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए, आपके पास मान लो बहुत सारी ज़मीन है जिसको आपने किराए पे दिए है, तो ऐसे जो असेट्स होते हैं, बॉन्ड्स हो गए, तो ये सारी जो चीज़ें अगर आपके पास बहुत सारी है तो आपको अमीरों की गिनती में गिना जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है लेवल ऑफ एजुकेशन, कि मतलब आप कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपको क्या क्या चीज़ें आती है, उसके ऊपर भी देखा जाता है। उसके बाद होता है टाइप ऑफ एजुकेशन, ऑक्यूपेशन सॉरी, मतलब आप किस तरह का काम करते हो। यानी मान लो अगर आप गलत काम करते हो, आप मान लो ड्रग्स बेचते हो, तो ऐसे टाइम पर आपको अपर क्लास में नहीं गिना जा सकता। आपने कभी सुना है कि हाँ भाई ये जो मतलब स्मगलर जो है या फिर ये जो टेररिस्ट है ये दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी है? नहीं सुना रहेगा, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं उनको हम अपर या फिर मिडिल ऐसे क्लास में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो किस तरह ऑक्यूपेशन करते हो ये भी मैटर करता है। उसके बाद होता है मटेरियल पोजीशन, आपके पास क्या क्या चीज़ें, गाड़ी बंगला कुछ होना चाहिए, लग्जरी आइटम वो होना चाहिए, तो ये भी मतलब देखा जाता है। उसके बाद लोकेलिटी ऑफ रेजिडेंस, यानी आप किस एरिया में रहते हो वो भी मैटर करता है। यानी मान लो आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर हर एक आदमी जो है वो 100 करोड़ रुपए कमाता है। ठीक है, अब ऐसे टाइम पर अगर आप 1 करोड़ भी कमाते हो तो आप उन लोगों से गरीबी हो, तो आपको मतलब लोअर क्लास में ही गिना जाएगा कि हाँ भाई आप सबसे गरीब हो, आप 1 ही करोड़ रुपये कमाते हो और सब 100 करोड़ कमाते हैं। लेकिन अगर मान लो वही चीज़ आप 1 करोड़ कमाते हो
और बाकी के लोग सिर्फ 1-1 लाख रुपए कमाते हैं, तब आप सबसे अमीर कहलाओगे, ठीक है। और वही चीज़ अगर मान लो आप किसी स्लम एरिया में चले जाते हो, झोपड़पट्टी में, और वहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए भी कमा लेते हो तो आप उन सब में सबसे अमीर कहलाओगे। हाँ भाई, ये अमीर आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो देखोगे तो यहाँ पर आप कौन सी सोसाइटी में रहते हो, कौन से रेजिडेंट में रहते हो, ये भी मैटर करता है कि आप अमीर में गिनती गिनाओगे या फिर गरीब में, ठीक है। तो बेसिकली लोकेलिटी ऑफ रेजिडेंट ये भी देखा जाता है कि आप हाई इनकम ग्रुप में रहते हो या फिर मिडिल इनकम ग्रुप में रहते हो या फिर स्लम्स में रहते हो, ठीक है, जो लो इनकम ग्रुप है। उसके बाद देखा जाता है स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है बेसिकली कि समाज में आपको कितनी ज़्यादा हॉनर मिलती है, इज्जत मिलती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिकली फैक्टर्स है, जिनको देखने के बाद हम क्लास के अंदर किसी भी आदमी को डाल सकते हैं। अब मेनली क्लास जो होते हैं वो 3 ही टाइप के होते हैं, अपर क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है और लोअर क्लास होता है। बट कभी कभी अपर क्लास के ऊपर भी एक और क्लास होता है जिसको हम अपर क्लास बोलते हैं। मतलब जैसे मुकेश अंबानी है तो अमीरों में भी अमीर है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही पैसा उनके पास, इतना पैसा है कि वो अमीरों में भी अमीर में गिनती आएंगे, ठीक है। अमीर मतलब क्या, जो मान लो साल का मतलब 2-3 करोड़ कमा रहा है तो उसको हम अमीर में गिनेंगे, ठीक है। मतलब मान लो कोई 10 करोड़ कमा रहा है तो उसको अमीर में गिनती जाएगा। लेकिन अगर मुकेश अंबानी को देखो तो वो हजारों करोड़ कमा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर उसको हम अमीरों में भी अमीर गिनेंगे, ठीक है। तो उसे अपर क्लास बोलते हैं। वैसे लोअर क्लास भी होता है कि जो अब जैसे भिखारी लोग हो गए तो उन लोग लोअर क्लास के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके हिसाब से हम क्लास सिस्टम को ढूंढते हैं। उसके बाद देखो तीसरा जो बेसिकली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करने का जो टाइप होता है वो होता है स्टेट सिस्टम, ठीक है। अब देखो स्टेट सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर पहले से नहीं था, ये बाहर से आया था। कहाँ से आया था? तो देखो यूरोप से आया था। यूरोप के अंदर देखोगे तो मेनली फ्रांस से आया था। फ्रांस से मतलब इसकी शुरुआत हुई थी कि लोगों को बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। स्टार्टिंग में 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था, बट बाद में 4 हिस्सों में कर दिया गया था, ठीक है। क्यों किया गया था तो पहले ही बता चुका, उतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है क्लर्जी, उसके बाद होता है बेसिकली एस्ट्रोकार्ट, जिसको हम फ्यूडल लॉर्ड भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली जो राजा महाराजा रहते हैं या फिर सेनापति होते हैं, जिनको हम क्षत्रिय बोलते हैं। बेसिकली हमारा जो 4 वर्ण सिस्टम है वैसा सेम टू सेम है ये, कि क्लर्जी मतलब वो लोग जो चर्च में नहीं रहते, फादर लोग पूजा पाठ करते हैं, तो वो लोग हो गए। और फ्यूडल लॉर्ड मतलब जैसे क्षत्रिय, जैसे राजा महाराजा, कोई वॉरियर हो गया तो वो लोग आते हैं। उसके बाद ट्रेडर्स, मर्चेंडाइज या फिर क्राफ्टमैन्स, ठीक है। मतलब क्या है, जो व्यापारी होते हैं, जैसे हमारे वैश्य है तो वैसे ही वो सब लोग, ठीक है। उसके बाद होता है सर्व्स एंड स्लेव्स, मतलब क्या, जो नौकर होते हैं, गुलाम होते हैं। जैसे हमारे अंदर जो शूद्र है, जो बेसिकली लेबर्स होते हैं, बस फर्क इतना है कि इधर गुलाम लोग का भी इस्तेमाल किया गया है। गुलाम जो होते हैं, जो गुलामी करते हैं, वो लोग भी, ठीक है। तो 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। ओके, सो इसको हम स्टेट सिस्टम बोलते हैं, जिसका नाम 4 हिस्से में लोगों को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद देखो अब होता है डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो अभी तक देखो हमने कास्ट सिस्टम देखा, उसके बाद हमने क्लास सिस्टम और उसके बाद स्टेट सिस्टम देखा। अब इसके अंदर देखो एक आदमी था जो था मैक्स वेबर। इनको ये दिखाया देखो कि हमने जितने भी ये टाइप्स देखे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, इनमें इनको 3 डायमेंशंस दिखे, जो अगर ये 3 नहीं भी होते तब भी आपको समाज के अंदर मतलब अपर में गिना जाएगा या फिर ज़्यादा ऊंचे ओहदे में गिना जाएगा, आपको ज़्यादा इज्जत मिलेगी, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली चीज़ें क्या थी, तो देखो सबसे पहला जो बेसिकली चीज़ थी वो थी क्लास, ठीक है। क्लास मतलब क्या, कि आपके पास अगर ज़्यादा पैसा रहता है, जैसे मुकेश अंबानी है तो मुकेश अंबानी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, आप क्लास में सबसे ऊपर हो, तो आपकी लोग ज़्यादा इज्जत करते हैं। उसके बाद दूसरी जो इनको डायमेंशन दिखी वो ये दिखी कि स्टेटस का, यानी कि अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा इज्जतदार आदमी हो, ठीक है। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी है, अब उनके पास देखोगे तो ज़्यादा पैसा नहीं हो, सबसे अमीर आदमी नहीं है, फिर भी देखोगे तो उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत है, मतलब इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा इज्जत में ही है ना उनकी, ठीक है। और ये भी देखोगे उनका कास्ट भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कास्ट है उनका, तो ना ही वो कास्ट सिस्टम में ऊपर है, ना ही वो क्लास सिस्टम के अंदर ऊपर है, ना ही वो स्टेट सिस्टम के अंदर ऊपर है। बट क्योंकि उन ऐसा काम कर रहे हो, उनका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है जिसकी वजह से उनको उतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही है। तो देखोगे तो स्टेटस जो होता है ये भी एक अलग हो जाता है। स्टेटस की वजह से भी आपको समाज के अंदर बहुत ज़्यादा इज्जत मिल सकता है, और वो स्टेटस आपको कैसा मिलेगा, तो आप कैसा काम कर रहे हो उस हिसाब को वो स्टेटस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद होता है पावर, यानी कि देखो अगर आप मान लो बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी हो, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो ऐसे टाइम पर भी आपकी सबसे ज़्यादा इज्जत होगी समाज के अंदर,
तो बेसिकली तीन बेसिकली डायमेंशंस देखे गए, मतलब जो मैक्स वेबर्स थे उनको दिखे कि अगर आपका मान लो छोटे ही कास्ट के क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो तो आप अपने अंदर चाहे बड़ी कास्ट वाले को भी काम बेसिकली करवा सकते हो, और वो भी फिर आपको बोलेगा सलाम साहब। जैसे मान लो आप कोई छोटी कास्ट का है, कोई दलित है, ठीक है, उसने बहुत बड़ी एक कंपनी खोल दी। अब कंपनी खोली, वहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर्स आएंगे काम करने के लिए, तो काफ़ी सारे जो बड़ी कास्ट वाले रहेंगे वो भी उनके पास काम करने के लिए आएंगे, क्योंकि वही सबसे छोटी कास्ट का है, तो उससे सब जितने भी आएंगे बड़ी कास्ट वाले ही रहेंगे। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो सब उसको सर सर बोलेंगे, सर थोड़ा यहाँ पर ये वो कर दीजिए। तो ऐसे टाइम पे देख रहे हो कि अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है तो मतलब क्या उसकी ज़्यादा इज्जत भी हो रही है, ठीक है। और वही पर अगर मान लो वो भी वर्कर होता तो उसकी लोग इज्जत ही नहीं करते, ठीक है। तो क्लास और बेसिकली स्टेटस और पावर, ये तीन जो चीज़ें हैं ये एक अलग ही डायमेंशन बना देती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को, ठीक है। तो ये मैक्स वेबर ने देखा था। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रीसेंट ट्रेंड इन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया। मतलब क्या, देखो पहले के टाइम पे देखो क्या होता था कि समाज के अंदर, जैसे अब पहले जब आज़ादी नहीं हुई थी या फिर आज़ादी होने के कुछ सालों बाद तक क्या होता था, लोग जो रहते थे, कोई बड़ी कास्ट का आदमी रहता था तो ये सोचता था कि अगर मान लो कोई छोटी कास्ट का आदमी है तो वो गंदा आदमी है, ठीक है, अनटचेबिलिटी का रहता था। कि अगर कोई दलित है उसने कुएं को पानी को छू दिया तो उन लोग मतलब क्या करते थे, वो आदमी को मारते थे, पीटते थे, काय को तूने छू दिया, पवित्र कर दिया पानी को। और मान लो उसने किसी को छू दिया फिर कुछ भी कर दिया, मतलब छूत का बीमारी रहता था कि मतलब छोटी जात का आदमी अगर बड़ी जात को छू भी देगा तो लोग गुस्सा हो जाते थे, मारने लग जाते थे उसको, मंदिरों के सामने से गुजरने नहीं दिया जाता था। जिसकी वजह से, क्योंकि देखो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे बेसिकली वो भी क्योंकि दलित ही थे, वो भी बचपन से ही सारी चीज़ें देख के एक लॉ बना दिया, द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। बेसिकली ये लॉ के हिसाब से अगर कोई भी आदमी ऐसा कुछ कहता है कि मतलब किया है तू छोटी जात का है, छूना मत इसको, तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, जो भी आदमी ऐसा बोलते हुए मिल गया, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इन्होंने एक लॉ बना दिया। तो ये लॉ का बनाने का बेसिकली यही मोटिव था कि मतलब कास्ट सिस्टम को थोड़ा बहुत कम करना है, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की, चेंजेस लाए, लॉस बनाए, ताकि छोटी कास्ट वाले को भी बढ़ावा मिले, उनको भी उतनी इक्वल हक मिले और वो भी समाज में जी सके ढंग से, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो उस टाइम से लेकर अभी तक काफ़ी सारे चेंजेस हमको दिखे हमारे इंडिया के अंदर, कास्ट सिस्टम के अंदर या फिर अलग चीज़ों के अंदर भी, ठीक है। तो उसी के बारे में टॉपिक है रिसेंट ट्रेंड इन बेसिकली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया, यानी कि अभी के टाइम पे क्या क्या हमको चेंजेस अब देखने को मिलते हैं, ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर। तो देखो कास्ट सिस्टम जो है उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस दिखते हैं हमको। जैसे सबसे पहला है फ्री एजुकेशन। पहले के टाइम पे तो लोग को मतलब कोई छोटी कास्ट का आदमी जैसे दलित लोग हो गए तो उनको तो स्कूल के अंदर घुसना ही नहीं दिया जाता, क्योंकि बोलते थे स्कूल पवित्र जगह और तुम हो गंदे आदमी, घुसना ही नहीं देंगे। तो लेकिन अभी के टाइम पे देखोगे तो जो छोटी कास्ट के आदमी, मान लो कोई एससी है या फिर एसटी कास्ट का है, तो मतलब जैसे एससी कास्ट के होते हैं, जो शेड्यूलेड कास्ट होते हैं, जो छोटी कास्ट के दलित हो गया वो सब जो कास्ट, तो उनको पहले से रिजर्व करके सीट रखी रहती है कि आपके लिए हमने सीट जो है वो रिजर्व करके रखी है कि अगर आप कम मार्क्स भी लाते हो तब भी आपको हम अंदर ले लेंगे। तो ऐसे टाइम पे अभी के टाइम पे देखोगे तो जो छोटी कास्ट वाले उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हो, तो वो फ्री में भी पढ़ाई कर ले रहे। पहले के टाइम पे तो पैसा देकर नहीं पढ़ने दे रहे थे, अभी फ्री में एजुकेशन मिल जा रही है। उसके बाद देखो दूसरा जो हमको चेंज दिखता है वो होता है रिजर्वेशन का। मतलब क्या कि देखो अलग अलग जो कास्ट या फिर ट्राइब्स जो होते हैं, जैसे कि अब एससी हो गए, एससी मतलब सोशल बेसिकली जो हमारे शेड्यूलेड कास्ट होते हैं, जैसे दलित हो गए तो वो उसके अंदर आते हैं। एसटी मतलब सोशल ट्राइब, और ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड कास्ट, मतलब जो बाकी के जो छोटे छोटे कास्ट हुए उन लोग, ठीक है। तो इनके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट पहले से सीट रिजर्व करके रखता है हर जगह। मतलब कोई मान लो गवर्नमेंट जॉब है या फिर कोई गवर्नमेंट स्कूल है, कोई स्कॉलरशिप है, तो उनके लिए पहले से सीट रिजर्व करके रखता है कि अगर मान लो कोई दलित है या फिर कोई छोटी कास्ट का आदमी है, उसका मान लो 50% आया, ठीक है, और दूसरा आदमी है जिसका 70-80% आया है, तो सबसे पहले जो है वो 50% का जो छोटी कास्ट वाला आदमी है उसको लिया जाएगा, उसके बाद बड़ी कास्ट वाले को लिया जाएगा, चाहे वो ज़्यादा ही मार्क्स क्यों ना लाया रहे। तो ऐसे टाइम पर मतलब उनके लिए पहले से सीट रिजर्व की रही रहती है, मतलब कि वो आसानी से मतलब अंदर आ सके, अपनी एंट्री ले सके, ठीक है। तो रिजर्वेशन की जाती है उनके लिए। अब देखो हमारा जो गवर्नमेंट है आखिर ऐसा करता क्यों है, मतलब क्यों इतना ज़्यादा मतलब रिजर्वेशन करके रखता है छोटी कास्ट के लिए। तो देखो गवर्नमेंट क्या चाहता है कि जो छोटी छोटी कास्ट है और जो बड़ी कास्ट है उनमें इनइक्वालिटी ना हो, सबको मतलब बेसिकली इक्वल राइट्स मिले, हक मिले, सबको मतलब सम्मान मिले एक जैसा। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहता है कि जो छोटी कास्ट वाले उनको भी हम थोड़ा आगे बढ़ा सके, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा पीछे, अब उसको थोड़ा आगे धकेलने की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट
तो बेसिकली उनकी ज़्यादा मदद करता है, उनके लिए सीट रिजर्व करके रखता है। तो मेनली देखो 3 तरीके से वो मदद करता है गवर्नमेंट छोटी कास्ट वालों की। सबसे पहला होता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, यानी कि अगर मान लो अगर आप 50% लाते हो और अगर आप एससी के हो, मतलब छोटी कास्ट वाले हो, दलित हो, ठीक है, और वहीं पे दूसरा आदमी है मान लो ब्राह्मण है जिसने 80% लाया है, तो सबसे पहले आपका रिजर्वेशन होगा, मतलब पहले आपकी, मतलब मान लो कोई जॉब है तो आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद उसकी जॉब लगेगी। तो आप कम परसेंटेज लाकर भी आपको जॉब मिल जाएगा और वो ज़्यादा परसेंटेज लाकर भी उसको जल्दी नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो पहले बात ये रहता है कि मतलब लोग बेसिकली छोटी कास्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं। उसके बाद दूसरा रहता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब एक तरह से देखो तो ये फायदे वाला ही है ना डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, कि अब इस टाइम पे अगर मान लो बड़े कास्ट वाले बोलते हैं कि नहीं ये तो भेदभाव है, हमने इतना मेहनत किया और ये छोटी कास्ट वाले जो है इन्होंने मेहनत भी नहीं किया, 50% लाए फिर भी इनको मिल गया। तो ऐसे टाइम पे देखो तो छोटी कास्ट वाले के लिए ये जो भेदभाव है ये अच्छा है, उनको अच्छा ही ना लगेगा कि मैं 50% लाए फिर भी मेरे को देखो मेरे को जॉब लग गया, ठीक है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके बाद तीसरा होता है अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें करती है छोटी कास्ट वालों के लिए। मान लो आपको किसी तरह लोन लेना है तो आप आराम से ले सकते हो, अगर आप एक छोटी कास्ट के आदमी हो, आपको किसी तरह स्कॉलरशिप लेनी है तो आपको बड़ी आराम से मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानता है छोटी कास्ट के आदमी हो, ज़्यादा पैसे नहीं है आपके पास, इसलिए आपकी मदद भी करता है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारे अफर्मेटिव एक्शन भी लेता है। उसके बाद देखो तीसरा जो बेसिकली चेंज दिखता है वो होता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स का। मतलब क्या, देखो कास्ट और पॉलिटिक्स, इसका मतलब है कि देखो अभी के टाइम पे क्या हो गया है कि जो अभी के टाइम पे जो पॉलिटिशियंस रहते हैं, नेता लोग रहते हैं, तो उन लोग अब कास्ट को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि मतलब एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। कि देखो जैसे बिहार के अंदर मोस्टली आपको दिखेगा, महाराष्ट्र के अंदर उतना नहीं दिखता है, बट बिहार यूपी वहाँ पर आपको बहुत दिखेगा। लोग जो होते हैं मतलब कास्ट के लिए कि हाँ अपनी जाति का आदमी है तो इसी को वोट दे देते हैं। तो अगर मान लो कोई जैसे बिहार के अंदर ही था, या फिर बिहार के अंदर ही था शायद से, कि मतलब यादव, कोई मान लो अगर मैं यादव वाला हूँ, यादव मतलब मेरा सरनेम है, तो जितने भी यादव लोग रहते थे वो सब यादव को ही सरनेम देते, मतलब वोट दे देते थे। मतलब चाहे वो गलत काम भी क्यों ना करता हो, अपनी जात का आदमी है इसलिए उसको वोट दे देते हैं। तो इसलिए अभी के जो पॉलिटिशियंस रहते हैं वो अपनी जात वालों को बेसिकली ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और बाकी के जो जात के लोग होते हैं उनके साथ सही ट्रीट नहीं करते। तो ये एक मतलब चेंज दिखता है कि अभी के पॉलिटिक्स के अंदर लोग कास्ट को जो है एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद चौथा चेंज दिखता है इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बन माइग्रेशन। ये मतलब क्या, कि देखो गाँव के जो लोग हैं अब क्योंकि शहर में बस जाते हैं, अब देखो अपने आस पास में ही देख लो, अगर आपको जानना है कि देखो शहर के अंदर भेदभाव होता है कि नहीं, या फिर कास्ट सिस्टम उतना ज़्यादा माना जाता है कि नहीं, तो देखो आप अपने पापा से या फिर जो भी आपके इधर आपके भाई बहन कोई भी कंपनी जाता होगा तो उनसे पूछ लेना कि देखो आप कंपनी में जाते हो या फिर कोई कारखाने में जाता होगा तो वहाँ पर देखना, पूछ लेना कि मतलब आपके कंपनी में क्या कोई ऐसा आदमी है जो ठाकुर है या फिर पंडित है, मतलब कोई बड़ी कास्ट वाला जो काम करता है उधर, तो उन लोग का जवाब रहेगा हाँ एक दो है जो काम करते हैं उधर, लेबर है, ठीक है। तो मतलब ऐसे टाइम पे क्या आपको पता चल रहा है कि देखो जो बड़ी कास्ट वाले जो है वो शहर के अंदर वो भी लेबर का काम कर रहे हैं। मतलब देखोगे तो एक मतलब छोटी कास्ट वाले का ही काम है ना, पंडित लोग का क्या काम है, बड़े बड़े काम करना, पंडित पूजा पाठ वो सारी चीज़ें काम करना है, बट वो पंडित होने के बावजूद भी लेबर का काम कर रहा है। तो एक तरीके से देखोगे तो वो कास्ट सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो शहरों के अंदर ये कास्ट सिस्टम को उतना ज़्यादा नहीं माना जाता है, बट गांव के अंदर बहुत ज़्यादा ही माना जाता है, ठीक है। तो मतलब अर्बन माइग्रेशन का काफ़ी ज़्यादा देखोगे तो इन्फ्लुएंस पड़ा है कास्ट सिस्टम के ऊपर, कि लोग शहरों में मानते ही नहीं है कास्ट सिस्टम। क्या होता है कास्ट सिस्टम, पैसा है तो बात कर, ठीक है। उसके बाद पांचवा कैरेक्टरिस्टिक होता है इंटर कास्ट मैरिज, यानी कि अभी के टाइम पे देखो तो शहरों के अंदर खासकर दिखेगा कि लोग जो होते हैं अब एक दूसरे कास्ट से भी मैरिज कर देते, शादी कर देते, कि लड़के को लड़की पसंद है शादी करवा देते, क्या टेंशन है, जब लड़का राजी है लड़की राजी है तो बीच में क्या बनना है काजी, तो मतलब शादी करवा देते तुरंत, ठीक है। मतलब इंटर कास्ट मैरिज भी अब हो जाती है, पहले नहीं होता था, पहले तो मतलब सीधा पनिशमेंट मिल जाती थी अगर आप ऐसा करते हो तो। उसके बाद सिक्स्थ जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉमन एजुकेशनल फैसिलिटी, यानी कि अब छोटी कास्ट बड़ी कास्ट सबको एक साथ मतलब समान पढ़ाई लिखाई का हक दिया जाता है। पहले क्या होता था, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही है तो उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो स्कूल के बाहर बैठकर और नीचे बैठकर की है, ठीक है। मतलब उसको उनको बेंच पे या फिर क्लास के अंदर बैठने ही नहीं दिया जाता था कि मतलब छोटी कास्ट का आदमी। बट अभी के टाइम पे देखो सब एक साथ बैठे रहते हैं, सबको एक समान इज्जत दी जाती है, सबको एक साथ एजुकेशन दी जाती है एक समान, तो कॉमन एजुकेशन फैसिलिटी भी मिलती है सबको। उसके बाद देखो सातवां और लास्ट जो हमको चेंज दिखता है वो होता है कास्ट एंड रिलीजन का। मतलब क्या, देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर मान लो कोई छोटी कास्ट का दलित हो, ठीक है, तो पुराने समय में जैसा आज़ादी के टाइम पे ही कि जो लोग होते थे अगर कोई दलित है तो उसको मंदिर के पास पे भी गुजरने नहीं दिया जाता, इतना ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शन था। बट अभी के टाइम पे देखो तो लोग मंदिरों में भी घुस जाते हैं, कोई कोई तो अब जैसे रिलीजन का ही रहता था कि मुस्लिम लोग को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, बट अगर मान लो आपका कोई दोस्त है कोई मुस्लिम है तो आप उसके साथ निकल जाते हो घूमने के लिए, किधर भी कोई मंदिर किधर भी निकल जाते हो, टेंशन
टेंशन ही नहीं रहता कौन से रिलीजन का है, ठीक है। आप भी उसके में चले जाते हो, वो भी आपके में चला जाता है, टेंशन नहीं रहता उतना। बट अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर ये माना जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा हो गया है, बट कुछ कुछ गांव रहते हैं जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि आप छोटी कास्ट के हो तो आपको मंदिरों से गुजरने नहीं देंगे, घुसना तो दूर की बात है, ठीक है। तो ये सारे कुछ चेंजेस हमको दिखते हैं रिसेंट ट्रेंड्स के अंदर, मतलब अभी के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद देखो अब स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, यानी कि देखो अब अगर देखते हो तो औरत और आदमी में भी काफ़ी ज़्यादा आपको भेदभाव दिखता है। जैसे जेंडर का रहता है कि लड़का लड़की का भेदभाव होता है कि लड़कियों को लोग मार देते हैं और लड़कों को अच्छे तरीके से लाड प्यार से बड़ा करते हैं, तो ये इसका भी भेदभाव हमको हमारे सोसाइटी के अंदर दिखता है। तो देखो स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, यानी कि औरतों का स्टेटस किस तरह का, सम्मान कितना मिलता है इंडिया के अंदर, तो देखोगे तो नॉर्मली सेकेंडरी स्टेटस ही दिया जाता है। बट अगर आप हिस्ट्री को देखते हो, पुराने समय में जाते हो, बहुत ज़्यादा पुराने समय, जब वेदों का समय चल रहा था, यानी कि जब राम का समय चल रहा था, मतलब जब रामायण चल रहा था या फिर कृष्णा जी का टाइम जब चल रहा था, तो उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे देखोगे तो औरतों का एक अलग ही लेवल था, मतलब उस टाइम पे औरतों का ये स्टेटस नहीं था, अलग स्टेटस था। तो वो सारी चीज़ें अभी बताता हूँ, देखो क्या क्या स्टेटस रहता है। तो देखो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि हम स्टेटस को समझने के लिए। ये देखो सबसे पहले स्टेटस को डिवाइड किया है जो बेसिकली वैदिक पीरियड जब चल रहा था, मतलब पुराने टाइम पे। उसके बाद दूसरे जो स्टेटस है वो पोस्ट वैदिक पीरियड का है, जब वैदिक पीरियड खत्म हो गया उसके बाद कैसा स्टेटस था। उसके बाद नाउ डे, मतलब अभी रिसेंट टाइम पे अब कैसा स्टेटस है, तो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो देखो वैदिक पीरियड में क्या था, उस टाइम पे जो लोग रहते थे वो औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, ठीक है। इज्जत क्यों करते थे, तो देखो बेसिकली अब देखो कोई मानता, पुराने समय में बेसिकली मान्यता ये रहती थी कि देखो प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो हमारी हर तरीके से मदद करती है, हमें जीवन देती है, ठीक है। जैसे कि हमें खाना देती है, हमें खाने के लिए खाना देती है, रहने के लिए घर देती है, और साथ ही मतलब हमारा ज़िंदगी संवारती है, अच्छे से हमें सारी चीज़ें दे, कपड़ा पहनने के लिए देती है, मतलब देखो हर चीज़ देती है नेचर, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें हमें देती है। अब पुराने समय के जो लोग थे उनको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो औरतों में भी दिखे कि औरतें भी तो यही करती है, वो भी हमें खाना खाने के लिए खाना देती है, रहने के लिए मतलब हमारा घर को अच्छे स्वर्ग बना कर रखती है, हमारे लिए सारी चीज़ें करती है। तो मतलब वो सारे कैरेक्टर्स उन्हें औरतों में भी दिखे, जिसके वजह से उन्होंने औरतों को पूजना शुरू कर दिया, मतलब औरतों को बहुत ज़्यादा इज्जत देने लगी कि मतलब ये औरतें जो होती है वो भगवान का रूप की तरह होती है, मतलब नेचर के जैसे, मतलब बेसिकली प्रकृति है वैसे ही हमारी औरतें भी होती है, ठीक है। इसलिए सब लोग माँ के मतलब बोलने लगे कि हर एक औरत जो होती है वो माँ होती है। जैसे पुराने समय में अगर मान लो कोई बुढ़ा भी है, तो अगर मान लो कोई भिक्षुक है जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, ठीक है, तो वो भी किसी भी औरत से अगर मान लो भिक्षा मांगने जाता था तो वो माँ बोलता था, माँ कुछ भिक्षा दे दो, ठीक है। माँ बोल कर मतलब बेसिकली क्या दिखाना चाहता है कि हम सामने वाली जो औरत है उसको इज्जत दे रहे, चाहे वो हमसे छोटी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इस टाइप का था। तो बेसिकली 2 टाइप से पहले के टाइम पे, शुरुआती के टाइम पे जब वैदिक पीरियड था, तो इस टाइम पे देखा जाता था औरत को इज्जत दी जाती थी कि पहले शक्ति के रूप में ये औरतें जो होती है, जब बहुत ज़्यादा मतलब उनके अंदर शक्ति होती है अगर वो अपने पे आ गई तो, जैसे कि अब काली माता, वो सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब पुराने टाइम पे देखोगे तो काफ़ी सारी औरतें वाली माता आपको दिखेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता था प्रकृति, कि मतलब लोग नेचर समझते थे औरत को कि औरत जो होती है वो जैसे प्रकृति है हमारी वैसी औरत होती है, तो उसकी जैसा ही इज्जत देनी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली वैदिक पीरियड का टाइम था, तो उस टाइम पे औरतों को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी। उसके बाद आया पोस्ट वैदिक पीरियड। अब पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ, औरतों का ये जो इज्जत का जो लेवल था बहुत ज़्यादा धड़ाम से नीचे आ गया। अब क्यों आ गया, तो देखो बेसिकली हुआ क्या, देखो पोस्ट वैदिक पीरियड में एक किताब थी जिसका नाम था मनुस्मृति। अब बेसिकली इस किताब के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर है, काफ़ी सारे लॉस है जो कहते हैं कि औरत जो होती है वो घर के अंदर ही रहना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर वो बाहर रहती है तो हमारी इज्जत को नीलाम भी कर सकती है, ठीक है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी कि अगर औरत गलती करती है तो उसे आदमी को पीटना भी चाहिए औरत को, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी जो औरतों के खिलाफ में लिखी गई थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब उसी के अंदर कास्ट सिस्टम के बारे में ही लिखा गया था, इसलिए जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे उन्होंने जला दिया था उसको। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग जो पहले पूजा कर रहे थे औरतों की, अब उसी औरत का मतलब बेसिकली बेइज्जती कर रहे थे, ठीक है। घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, अगर वो कुछ भी औरत बोल रही है तो उसको घर में भगा दिया जाता था, तो बाहर अंदर, बाहर कैसे आई, अंदर जा घर के, मतलब इज्जत जो थी वो अब सेकेंडरी बन चुकी थी, उनकी बातें उतना ज़्यादा सुना नहीं जाता था, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होने लगी पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर, और उसी टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ें औरतों के साथ भी होने लगी, मतलब जितनी भी बुरी चीज़ें हो सकती है औरतों के साथ में वो सारी चीज़ें होने लगी। जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ सती, कि मान लो अगर पति मर जाता है तो औरत को भी उसी के साथ जला दिया जाता था कि मतलब तेरा पति मर गया तो एक काम कर तू भी मर जा, और हो सकता है कि मान लो तू मर जाएगी तो उसको यमराज से मांग के लेके आ जाना, अगर नहीं मिल पाता है तो अपने पति के साथ ही उधर रह जाना, ठीक है। इधर रह के क्या करेगी, अकेले अपने पति के साथ रहे, तो इसलिए जला दिया जाता था उसको। उसके बाद सिस्टम ऑफ दौरी दहेज, बेसिकली
सिस्टम ऑफ सॉरी देवदासी मतलब क्या, देवदासी का देखो देवदास तो आपने सुना होगा, देवदास आदमी बन गया मतलब क्या कि मतलब सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर देवदास बन चुका है, आराम से बैठा रहता है दिन भर कुछ नहीं करता है। तो देवदासी का मतलब बेसिकली वैसा ही रहता है कि मतलब सारी चीज़ें मोह माया छोड़ देते और भगवान की बस पूजा करते रहते, तो वो बनवा देते, जबरदस्ती लोग बना देते थे, एक तरह से कह सकते हो भगवान के साथ शादी करवा देते थे, ठीक है, मतलब देवदासी के अंदर, ठीक है, मतलब देव की दासी बन जाते थे। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन एजुकेशन ऑफ फीमेल्स की, उस टाइम पे मतलब औरतों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, इसलिए उस टाइम की जो औरतें रहती थी वो सब की सब अनपढ़ रहती थी। लेकिन बाद में फिर सावित्री बाई फुले ने अपना पहला स्कूल खोला, जिसके बाद धीरे धीरे जो गर्ल्स एजुकेशन है वो शुरू हो गया। उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ डॉरी सिस्टम की मतलब दहेज का सिस्टम भी चालू हो गया। और उसके बाद देखो रिस्ट्रिक्शन ऑन विडो मैरिज की, मतलब जो औरतें विधवा हो जाती है उनको दूसरी शादी करने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन था कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ज़्यादातर गाँव में तो प्रैक्टिस सती की जो प्रैक्टिस है वही करवा देते थे, मतलब क्या जला के मार देते थे, नहीं तो अगर बचा भी देते थे थोड़ा बहुत दया आ जाता था तो उसको मतलब दूसरी शादी नहीं करने देते थे। और औरत भी ऐसे नहीं कि वो खुद से चाहती रही, मतलब चाहती है कि हाँ भाई मैं भी दूसरी शादी कर लूँ, उनको भी यही लगता था कि नहीं अब मेरी जिंदगी अकेली ही कटेगी, अब मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, मतलब उनके भी दिमाग में यही बैठा था। उसके बाद देखो प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी, देखो पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है कि मतलब एक आदमी है और जो दो दो औरतों के साथ शादी कर रहा है, ठीक है, तो मतलब ये इस तरह से चीज़ें होने लगे। तो ये सारी बुरी बुरी चीज़ें पोस्ट वैदिक पीरियड में औरतों के साथ शुरू हो गई, और कह सकते हो औरतों का बुरा समय शुरू हो गया, ठीक है, और यहीं से औरतों का जो स्टेटस था, जो सुपीरियर था, वो सेकेंडरी तक पहुंच गया था, ठीक है। उसके बाद देखो जब थर्ड स्टेज है यानी प्रेजेंट डे स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी अभी के टाइम पे किस तरह से औरतों की स्टेटस है, तो देखो अभी के टाइम पे देखोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अब स्टेटस बढ़ चुका है, औरतों को बहुत सम्मान मिलता है, बट वैदिक पीरियड पोस्ट वैदिक पीरियड से देखोगे तो काफ़ी ठीक ठाक हो गया, क्योंकि अब गर्ल्स एजुकेशन में हो गया, लड़कियां पढ़ाई लिखाई करती है। अब क्यों करती है तो देखो काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट करती है और काफ़ी सारे एक्ट्स लॉस भी बनाए गए हैं कि मतलब अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ खिलाफ में कार्रवाई भी होगी, ठीक है। तो देखो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्कीम्स लाई है जिसकी मदद से औरतें अब पढ़ भी लिख पाती है और अपने आप को भी आगे बढ़ा पाती है, जैसे कि फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स अप टू 12th स्टैंडर्ड के, मतलब कुछ कुछ जैसे महाराष्ट्र के अंदर है कि अगर आप 12वीं तक कोई लड़की है जो पढ़ना चाहती है और उसके पास पैसे नहीं है तो सरकार जो होता है वो खर्च उठाता है, ठीक है, 12वीं तक सरकारी स्कूल में, ठीक है, मतलब अगर कोई पढ़ना चाहती है और अगर मान लो बहुत अच्छा करती है, पढ़ाई लिखाई अच्छा करती है, तो गवर्नमेंट फिर उसे इंटर्नशिप या फिर स्कॉलरशिप देकर और भी आगे बढ़ा देता है, मतलब डिग्री लेवल तक, ठीक है। और कई कई पे कोई कोई स्टेट रहता है जो मतलब डिग्री लेवल तक या फिर उससे मास्टर तक पढ़ा देते हैं, तो कोई कोई स्टेट में मतलब और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो फ्री एजुकेशन कर दिया, ये पहला मतलब कर देता है गवर्नमेंट। उसके बाद रिजर्वेशन सीट कर देते हैं औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसे कास्ट के लिए कर देते हैं, छोटी कास्ट वालों के लिए, वैसे ही औरतों के लिए भी रिजर्वेशन सीट कर देते हैं। उसके बाद हायर टैक्स एग्जेम्पशन फॉर फीमेल एज कम्पेयर टू मेल, यानी कि औरतों को मतलब बेसिकली कम टैक्स भरना पड़ता है मेल से, कि मतलब मेल ज़्यादा टैक्स भरेंगे और औरतें उनसे कम टैक्स भरेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं भरेंगी बट कम भरेंगी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो अभी के टाइम पे हमको दिखती है। और अभी के टाइम पे देखो औरतें जो है उनको कुछ ज़्यादा ही अब देखो गवर्नमेंट हक भी दे रही है कि देखो अगर मान लो आप किसी भी औरत को टच भी कर देते हो, ठीक है, छू दिया बस आपने, और औरत को खराब लग गया कि तूने मेरे को छुआ कैसे आखिर, तो वो चाहे तो आपके ऊपर केस कर सकती है और ऐसे टाइम पर आपको जेल भी होगी और आपको हो सकता है फाइन भी भरना पड़े और आपको मतलब पुलिस काफ़ी पीटेगी भी, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉस बन चुके हैं औरतों के लिए। और जैसे कि अगर मान लो अब मुंबई या फिर दिल्ली का ही देखो, दिल्ली में अगर आप देखते हो तो दिल्ली में जितने भी रेप केसेस आते हैं या फिर जो भी औरत के बेसिकली मोलेस्टेशन के केसेस आते हैं कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की या फिर मेरे को इसने पीटा, तो उसमें से 60% जो केसेस होते हैं वो फर्जी होते हैं, मतलब झूठे होते हैं कि औरतें जानबूझ के ही मतलब इल्जाम लगा देती है कि मतलब उनके पास अब ये पावर है कि मतलब वो किसी को भी फंसा सकती है। तो मतलब काफ़ी सारी औरतें रहती है जो ऐसा करती भी है, ठीक है, मतलब कि उनके पास अब इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है अभी के टाइम पे देखोगे तो, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आए कि मतलब औरतों के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है कि वो चाहे तो किसी को मतलब चाहे तो अगर उनके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो उनके ऊपर केस करके उनको जेल में भी डलवा सकती है, ठीक है। और पुलिस भी रहती है तुरंत एक्शन ले लेती है क्योंकि औरत का मामला रहता है, इसलिए तुरंत उन लोग भी एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली अभी के टाइम पे हमको दिखती है। उसके बाद देखो अब अगर हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने आपको अपने जो फर्स्ट चैप्टर उसके अंदर दिखाया था कि देखो अगर हम जेंडर रेशो देखते हैं तो उसके अंदर हमें जो जेंडर रेशो के अंदर जो लड़कियां जो होती है वो हर साल हमको 1991 से लेकर हर साल कम होते हुए दिखती है। तो ये डिक्लाइन होते हुए क्यों हमको दिखता है जेंडर रेशो, आखिर औरतें कम क्यों हो जाती है, ठीक है, ऐसा क्या हो जाता है जिसके वजह से बेसिकली जो औरतों का जो जेंडर रेशो रहता है, मतलब फीमेल जेंडर रेशो जो रहता है वो हर बार कम क्यों होते जाता है। तो उसी के बारे में देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि
देखो अगर हम लोग जेंडर रेशियो को देखते, जैसे कि अगर 1901 को देखते तो उस टाइम पर कुछ 972 फीमेल्स रहती थी, मतलब 1000 मेल्स में 972 फीमेल्स। उसके बाद हर साल देखोगे तो ये कम ही होते आया। तो आखिर ऐसा क्या होगा कि ये कम होता है? अब देखो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिनके वजह से हर साल जो है कम होते आता है, ठीक है। जैसे कि मतलब मोस्ट फेमस आप बोल सकते हो जो है फीमेल फोर्टिसिड का मतलब क्या कि अगर मान लो किसी आदमी को पता चल जाता है अरे मैं ये क्या मेरे पेट में मतलब कोई मान लो लड़की है और उसके खानदान को पता चल जाता है कि इसके पेट में तो लड़की है, तो उन लोग तुरंत मतलब डॉक्टर से उसका अबॉर्शन करवा देते, नहीं बोलते बच्चा गिरा देते तो वो करवा देते। नहीं तो डॉरी का भी टेंशन रहता है ना, दहेज का, कि मतलब दहेज देना पड़ जाएगा, लड़की बड़ी हो जाएगी तो दहेज देना पड़ जाएगा, या फिर पढ़ाना लिखाना पड़ जाएगा और उतना खर्चा कौन उठाएगा, बाद में तो जाकर शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। तो मतलब ऐसा बेसिकली इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनको ये लगता है कि देखो लड़कियां होती है लाइबिलिटी और लड़के होते हैं असेट। लड़कों को अगर हम पालते हैं तो बाद में ये बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ठीक है, बुढ़ापे की लाठी बन जाएंगे। बट अगर लड़कियों को हम पढ़ाते लिखाते तो इनसे हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, खाली पैसे खर्च होने वाले, तो इससे फ़ायदा नहीं, वो पैदा करके इसे मार देना चाहिए। तो यही बेसिकली मेंटेलिटी की वजह से ये जो जेंडर रेशियो वो हर साल कम होता है। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स है, खाली ये नहीं कि लोग जानबूझ के ही मार देते। कुछ मान लो कोई गरीब आदमी है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है उसके पास में, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि बच्चे को सही तरह से न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अलग अलग स्टेट के अंदर आपको ये जेंडर रेशो, क्योंकि देखो ये जो जेंडर रेशो ये आपने देखा तो ये पूरे कंट्री का, ठीक है, एवरेज बताया जा रहा है, पूरे कंट्री का बताया जा रहा है ओवरऑल। लेकिन अगर आप इसे स्टेट बाय स्टेट देखते हो तो आपको ये डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। जैसे कि केरला के अंदर अगर आप देखते हो 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि हर 1000 मेल के ऊपर 1084 फीमेल्स, यानी लड़कियाँ ज़्यादा लड़के कम है। तो इधर आप बोलोगे ये क्या, अभी तो हम बोल रहे थे कुछ और, अब ये हो रहा है कुछ और। तो देखो यहाँ पर बेसिकली स्टेट बाय स्टेट की बात बताई जा रही है कि किसी स्टेट के अंदर लड़कियों को मतलब बेसिकली ज़्यादा ठीक ठाक रखा जाता है, बट किसी किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा ही बेकार की जाती है कंडीशन। जैसे कि हरियाणा है तो वहाँ पर बहुत बेकार है कि मतलब 1000 मेल्स में सिर्फ 879 ही फीमेल्स थे। अब हरियाणा का तो इतना बेकार हाल हो गया था, लड़कियाँ खरीद के हम लोग शादी कर रहे थे, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार देकर शादी कर रहे थे। तो मतलब वहाँ पर इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई थी। तो अलग अलग स्टेट के अंदर दिखेगा, किसी स्टेट में आपको दिखेगा कि ठीक ठाक मतलब जेंडर रेशो है, तो किसी में दिखेगा बहुत ज़्यादा बेकार है। खास करके मतलब बिहार, बेसिकली जो बिहार है या फिर राजस्थान है या फिर हरियाणा है, तो वहाँ पर आपको जेंडर रेशो जो है वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, बेकार दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। आपको ये जेंडर रेशो समझ आ गया होगा कि कैसा है। अब देखो बेसिकली अब ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या कॉजेस होते हैं। देखो मैंने कुछ गिने चुने ही कॉजेस आपको बताए कि मतलब इन कॉजेस की वजह से जेंडर रेशो कम हो जाता है, बट काफ़ी सारे कॉजेस होते हैं, रीजंस होते हैं जिनके वजह से वो जो जेंडर रेशो है 1901 से लेकर अभी तक इतना कम क्यों होता है। तो काफ़ी सारे रीजंस है, जैसे कि सबसे पहला होता है प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, यानी इंडिया के अंदर जो लोग होते हैं उनको लड़का ही चाहिए रहता है, लड़की नहीं चाहिए रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा रीज़न होता है कि फीमेल फोर्टिसिड का, कि अगर मान लो पता चल जाए कि यार पेट में तो लड़की है तो लोग पेट ही में बच्चे को मरवा देते हैं, ठीक है, कि मतलब लड़की रहेगी नहीं, टेंशन नहीं, दहेज देने का टेंशन नहीं रहेगा, नहीं तो अगर बड़ी हो जाएगी तो फिर दहेज भी देना पड़ जाएगा ना, तो इसलिए लोग पेटी में बच्चे को मार देते हैं। उसके बाद तीसरा रीज़न होता है कि बेसिकली फीमेल इन्फांट मोर्टिलिटी रेट। इन्फांट मोर्टिलिटी रेट मतलब क्या, देखो इन्फांट का मतलब होता है जो बच्चा 1 साल से मतलब अभी कम का है। मान लो कोई बच्चा है जो अभी 6 महीने 7 महीने का है तो उसको वैसे इन्फांट बोलते हैं, ठीक है। तो फीमेल इन्फांट जो होते हैं मतलब ऐसी लड़कियां जो अभी 6-7 महीने की है तो उनका मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसके वजह से भी वो मर जाती है। मोर्टिलिटी रेट मतलब मरने का रेट, ठीक है, कि मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए, लड़कियाँ पैदा हुई तो उसमें से कितनी लड़कियाँ मर जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा अगर बेसिकली रहता है तो उसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर देखो तो ये रेट बहुत ज़्यादा हाई है। और होता क्यों ऐसा, तो देखो मरती इसलिए लड़कियां है। देखो पहला रीज़न रहता है कि अगर मान लो लड़कियां पैदा हो गई और अगर बीमार हो जाती है तो सही से उसको न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, दवाई पानी ना मिलने की वजह से वो मर जाती है लड़कियां। या फिर कई कई पे होता है जैसा मान लो कोई गरीब आदमी है, ठीक है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो डॉक्टर से चेकअप करवा सके कि हाँ भाई पेट में लड़का है कि लड़की है, तो उसके पास एक ही सहारा रहता है कि हाँ पैदा होने के बाद ही पता चलेगा। और पैदा होने के बाद मान लो लड़की होती है तो पैदा होते ही लड़की को मार देते, गाड़ देते ज़मीन के अंदर। हरियाणा के अंदर ज़्यादातर यही होता था, ठीक है, इन लोगों के पास उतना पैसा तो नहीं रहता था ये जाकर डॉक्टर से दिखा देंगे, तो पैदा होने के बाद मार देते थे। तो इन्फांट मोर्टिलिटी रेट काफ़ी हाई होने की वजह से भी जेंडर रेशो के अंदर लड़कियां कम हो जाती है। उसके बाद चौथा होता है पुअर मेटर्नल केयर। मेटर्नल केयर मतलब क्या, कि अगर कोई औरत है मान लो और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसका सही से ढंग से
ख्याल नहीं रखा जाता है। मान लो वो खुद से सारे काम कर रही है, भारी भारी सामान उठा रही है, ऊपर से ऊंचा नीचे मतलब चल फिर रही है, इधर उधर घूम रही है बहुत ज़्यादा, और वजन का सामान उठा रही है, तो ऐसे टाइम पर औरत को हो सकता है एक्सीडेंट से कुछ चोट लग जाए, इसकी वजह से बच्ची मर सकती है, पेटी में मर जाएगी। हो सकता है मान लो उसको दवाई ढंग से ना मिलती हो सकता है कि वो सही से न्यूट्रिशन ना लेती हो, जिसकी वजह से उसका जो मतलब पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको सही से न्यूट्रिशन ना मिलेगा, उससे वो बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा हो, या फिर बेसिकली पेटी में मर जाए, ठीक है, या फिर पैदा होने के बाद तुरंत मर जाए। तो मेटर्नल केयर ना करने की वजह से, यानी जो प्रेग्नेंट औरत है उनका ढंग से ना केयर करने की वजह से भी हो सकता है कि मतलब औरतों का जेंडर रेशो कम हो सकता है। और ऐसे टाइम पर देखो तो जो माँ होती है वो भी मर जाती है, उनके भी चांसेस ज़्यादा रहता है। मान लो कोई बहुत ज़्यादा बीमार औरत है और वो प्रेग्नेंट है और आज ही डिलीवरी है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहेंगी कि औरत भी मर जाएगी और उसका बेटा भी, मतलब जो भी बच्चा पैदा होने वाला है वो भी मर जाएगा, ठीक है। बट कभी कभी रहता है कि बच्चा बच जाता है और औरत मर जाती है, तो ऐसे टाइम पर भी देखो तो जेंडर रेशो कम ही हो जाता है क्योंकि औरत मर गई, ठीक है। तो ये भी चौथा रीज़न रहता है। उसके बाद पांचवा रीज़न रहता है कि मल न्यूट्रिशन ऑफ फीमेल्स, की ढंग से उसको खान पान नहीं मिलता। और ये खासकर गरीबों के घर पे आपको दिखेगा कि कोई गरीब आदमी है और उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो उतना ज़्यादा ढंग से खान पान नहीं होता। और खासकर गांव में देखोगे तो पहले क्या होता है कि देखो अगर मान लो घर पे खाना बनाए तो पहले आदमी लोग खा लेते हैं, उसके बाद बच गया तो औरत खाती है, नहीं तो भूखा सोना पड़ जाता है, जिसकी वजह से ढंग से न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से वो बीमार पड़ गए, हो सकता है हेल्थ खराब हो गए और उसके बाद मर भी सकते हैं लोग, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जेंडर रेशो के अंदर उनकी गिनती कम हो सकती है। उसके बाद छठवां रीज़न होता है पॉवर्टी, मतलब गरीबी, कि मतलब गरीबी की वजह से भी कि पैसा वैसा नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इलाज सही से हो नहीं पा रहा है, बीमार हो गए तो ढंग से इलाज दवाई पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बीमारी की वजह से होते हैं वो मर जाते हैं, या फिर औरतें ही मर जाती है, या फिर वो बीमार हो जाती है और उनके बच्चे जो पैदा होने वाले पेट के अंदर वो इन्फेक्ट होने की वजह से वो भी मर जाते हैं। तो देखोगे तो ओवरऑल मतलब बच्चे जो होते हैं, जो फीमेल होती है उनकी गिनती जेंडर रेशो के अंदर इसकी वजह से भी कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो सेवंथ जो है वो है द प्रॉब्लम ऑफ डोरी सिस्टम। मतलब क्या है कि देखो इंडिया के अंदर अगर आप देखते हो तो मोस्ट फेमस है कि मतलब इंडिया के अंदर दहेज लिया जाता है। आप नहीं कह सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते कि दहेज नहीं लिया जाता है, और खास करके बिहार में, ठीक है। बिहार के अंदर देखोगे तो बहुत ज़्यादा फेमस है कि हाँ दहेज तो लेना ही रहता है। एक तरह से मानते हैं वहाँ पे कानून है कि हाँ भाई दहेज तो लेंगे ही हम लोग, कैसे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो फिर शादी कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके वजह से ही लोग जो होते हैं वो अपनी बच्चियों को मार देते। मोस्ट कह सकते हो कि सबसे बड़ा कारण जो होता है फीमेल फोर्टिसिड का वो यही रहता है कि लोग दहेज देने से डरते हैं, ठीक है। और दहेज देने से क्यों डरते हैं, तो देखो जो अमीर होते हैं वो नहीं चाहते कि हमारा पैसा चला जाए, और जो गरीब होते हैं वो ये जानते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम देंगे कैसे, तो देंगे नहीं तो शादी नहीं करवा पाएंगे, इससे अच्छा मार दो। तो डोरी सिस्टम की वजह से भी लोग होते अपनी बच्चियों को मार देते। तो ये बेसिकली इसका सातवां रीज़न होता है। उसके बाद देखो आठवां जो बेसिकली रीज़न होता है वो होता है स्मॉल फैमिली कंसेप्ट का। मतलब क्या बेसिकली अभी देखो अभी के टाइम पे देखोगे तो अब कोई भी फैमिली, मतलब जैसे मान लो कपल है अभी अभी शादी की है, ठीक है, अब उन लोगों का बेसिकली मेंटेलिटी यही रहेगा। देखो कि पहले ही बात इंडिया की पॉपुलेशन पहले ही इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ऊपर से हमारा मन भी नहीं करता है कि देखो हमारे ज़्यादा बच्चे हो, तो लोग क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे हो या फिर एक ही बच्चा हो, ठीक है। अब तो टाइम पे अभी देखोगे तो लोग एक ही बच्चा ज़्यादा पसंद करते हैं कि एक ही बच्चा हो हमारा, एक ही लाडला हो, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब एक बार में लड़का हो गया तो ठीक, नहीं तो लड़की, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि आप मान लो अगर मान लो पहले ढाई में लड़का हो जाता है, अब लड़की दूसरी ढाई मतलब चांस ही नहीं मारेंगे, जिसकी वजह से अब लड़की पैदा ही नहीं होगी, जिसकी वजह से भी जेंडर रेशो कम हो सकता है। कि मतलब क्या कि लोग पैदा ही नहीं कर रहे, मतलब एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, अब उसमें लड़का निकल गया, अब क्योंकि 50-50% चांसेस रहते हैं, तो लड़का हो गया तो ठीक, नहीं तो लड़की अगर नहीं हुई तो फिर जेंडर रेशो के अंदर लड़की की गिनती कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से भी ये भी एक रीज़न हो जाता है। उसके बाद 9th और लास्ट जो रीज़न होता है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिकली इससे किससे रिलेशन है रेशो का, तो देखो अगर मान लो कोई आदमी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, मतलब उसको कोई काम धंधा नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है, अब ऐसे टाइम पर अगर वो आदमी शादीशुदा हो जाता है, ठीक है, उसकी शादी हो जाती है, अब उसके पास पैसे नहीं है और वो जानता है कि मैं कमा नहीं रहा हूँ, अब ऐसे टाइम पर अगर उसके मान लो घर पे लड़की पैदा हो जाती है, तो ये क्या चाहेगा कि मेरे घर पे लड़की पैदा हो गई, अब एक और बोझ मेरे ऊपर हो गया। लड़का होता तो मैं इसको काम पे भी भेज देता, किधर काम करवाता इसके साथ में, लेकिन लड़की, अब इसका क्या करूंगा मैं। तो इसकी वजह से वो जो आदमी होता है जो अनएम्प्लॉयड होता है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता, तो वो ये सोचता है कि लड़की ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे अच्छा मार दो इसे। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी लोग जो होते हैं अपनी बच्चों को मार देते हैं कि मेरे पास काम नहीं है तो मैं कैसे पालूंगा इसे। तो इसके से मारने की वजह से वो जो जेंडर रेशो के अंदर लड़कियों की गिनती कम हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ
फैक्टर्स थे जिनके वजह से जेंडर रेशो के अंदर जो औरतें होती है उनकी गिनतियाँ कम होती है। ठीक है, उसके बाद देखो अब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि देखो समाज के अंदर औरतों के साथ अलग अलग तरीके के वायलेंसेस किए जाते हैं, यानी कि बेसिकली उनको परेशान किया जाता है, जैसे रेप हो गया या फिर उनको छेड़ा जाता है, तो वो सारी चीज़ें की जाती है। ठीक है, अब वो फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, कि जैसे फिजिकल मतलब रेप कर देना, और मेंटल होता है जैसे मान लो टॉर्चर करना किसी को, मान लो आप कोई जैसे घर में ससुर सास रहती है और मतलब बहू रहती है, तो जैसे सास रहती है बहू को दिन भर ताने देती रहती है, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो सारी वायलेंस में आती है। सो देखो अब टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन देख लेते हैं, मतलब क्या क्या टाइप्स के वायलेंस किए जाते हैं औरतों के साथ में, मतलब कई कई प्रकार के वायलेंस किए जाते हैं। जैसे कि देखो 3 मेनली टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रिमिनल वायलेंस, दूसरा होता है डोमेस्टिक वायलेंस, तीसरा होता है सोशल वायलेंस। ठीक है, तो देखो क्रिमिनल वायलेंस मतलब जो भी क्राइम रहते हैं, जैसा मर्डर कर देना या फिर किसी को पीटना मारना, वो सारी चीज़ें जो होती है वो क्रिमिनल वायलेंस में आती है। ठीक है, जैसे कि रेप हो गया, मोलेस्टेशन हो गया, एडक्शन हो गया, मर्डर हो गया, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन। देखो ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन का मतलब होता है कि जैसे रहता है ना स्मगलिंग करना औरतों की। ठीक है, मतलब जैसे औरतों को पकड़ के विदेशों में जाकर बेच देते, जैसे गांजा स्मगल करते हैं वैसे ही वो। ठीक है, औरतों को अभी स्मगलिंग की जाती है। वैसे ही ब्राइड बर्निंग के मतलब औरत लोग को जला दिया जाता है मार कर, मतलब मान लो कोई लड़की है जो अभी अभी शादी करके आई है और उसने दहेज नहीं लाया, जिसकी वजह से सास को पसंद नहीं है कि अरे दहेज नहीं लाया, तो उसने जलाकर मार दिया। ठीक है, पहले के टाइम पे बहुत ऐसी न्यूज़ आती थी कि मतलब औरत ने जला मतलब सास ने जलाकर मारा अपनी बहू को, तो मतलब ये सारी चीज़ दहेज की वजह से। उसके बाद सेल और अडक्शन ऑफ वुमेन की मतलब नहीं रहता, नीलामी कर देते औरतों की वो चीज़। टॉर्चरिंग ऑफ वुमेन डैट में इवन लीड टू सुसाइड, यानी कि अगर मान लो कोई पति है और अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि वो जो औरत है वो सुसाइड भी कर ले। या फिर कोई रहते हैं ना, मान लो कोई लड़का है जिसने लड़की की गंदी इमेज निकाल दी और फिर लड़का टॉर्चर कर रहा है बहुत ज़्यादा, फिल्मों में देखा होगा टॉर्चर करने की वजह से लड़कियाँ जो होती है वो सुसाइड तक कर लेती है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है ये क्रिमिनल वायलेंस के अंदर आती है, जो औरतों के साथ की जाती है। ठीक है, उसके बाद होता है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि जो घर के अंदर वायलेंस किया जाता है, जैसे कि डॉरी हैरेसमेंट के मतलब दहेज नहीं लाया तो उसके वजह से मतलब मारपीट की जाती है, वो सारी चीज़ें। सेक्सुअल अब्यूज बाय फैमिली मेम्बर्स, यानी कि बेसिकली कई बार होता है कि अब जैसे पति रहता है, ठीक है, अब पति मान लो अगर अपनी पत्नी का रेप कर देता है, तो वो भी एक तरह से देखोगे तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, अब पति अपनी पत्नी का रेप कैसे कर सकता है आप बोलोगे, तो देखो अगर देखो रेप का मतलब क्या होता है, रेप का मतलब होता है कि एक औरत है जिसकी मर्जी नहीं है आपके साथ बेसिकली वो करने की, सेक्सुअल बेसिकली करने की, बट फिर भी अगर आप ज़बरदस्ती उसके साथ करते हो तो उसे हम बेसिकली रेप में गिनते हैं, कि अगर आप ज़बरदस्ती औरत के साथ कर रहे हो तो उसे हम रेप में गिनते हैं। अब वो चाहे कोई भी हो, अगर वो घर का मेंबर हो चाहे बाहर का हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ना सेक्सुअल बेसिकली रेप के, तो वो घर के ही होते हैं, मतलब घर का ही कोई आदमी है जो ऐसा कर रहा है, मतलब घर का कोई रहता है पहचान का, मतलब बाजू वाला हो गया या फिर रहता है नाइबर्स हो गए, तो वो ही साइज ज़्यादातर केसेस रहते हैं रेप के अंदर। ठीक है, तो सेक्सुअल अब्यूज़ भी होते हैं फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, मतलब मान लो पति ने कर दिया, वो सारी चीज़ें। उसके बाद देखो तीसरा जो होता है वो होता है मल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि ढंग से व्यवहार नहीं किया जाता है औरतों के साथ में। जैसे कि अगर मान लो कोई औरत है और बाहर कुछ बातचीत चल रही है, तो औरत अगर जाकर कुछ बोल दे कि नहीं ऐसा करना चाहिए, तो उसमें पति जो होता है बोलता है घर के अंदर जा तू, भाग इधर से। तो मतलब औरतों के साथ सही से ट्रीट नहीं किया जाता, सेकेंडरी स्टेटस दिया जाता है। फिर होता है मल न्यूट्रिशमेंट ऑफ फीमेल्स, यानी कि सही ढंग से खान पान में उनका ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो बचा हुआ खाना रहता है कि मतलब सबसे पहले पतियों को खिला दिया जाता है, घर में जो आदमी होता है वो पहले खाना खा लेते हैं, फिर बच जाता है तब औरतें खाती है, तो सही से उनको न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता। वर्बल अब्यूज़ ऑफ वुमेन बाय फैमिली मेम्बर्स, यानी कि घर के जो लोग होते हैं वो औरतों को बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। अपने भी घर पे देखा होगा आदमी मतलब पापा जो रहते हैं वो मम्मी को मतलब कभी कभी चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, मतलब कई कई पे रहता है, किसी किसी घर में तो मम्मी चिल्लाती रहती है पापा को, बट ज़्यादा चांसेस रहता है अब जैसे मान लो सास रहती है या फिर ससुर रहता है, तो अपने मतलब जो बहू रहती है उनको हमेशा चिल्लाते रहते हैं, डांटते रहते हैं। तो वर्बल अब्यूज़ मतलब क्या कि वर्बली जो बोल बोल के मतलब उसके साथ मतलब उल्टी पुल्टी चीज़ें बोलना कि तेरे बाप ने मतलब ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, दहेज नहीं दिया, वो सारी चीज़ें बोलकर उसे मेंटली हैरास करते हैं। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ फीमेल्स विथ इन द हाउस होल्ड, की घर के चार दीवारी के अंदर ही रहना है, घर के बाहर नहीं निकलना है। उसके बाद डिनायल ऑफ शेयर इन प्रॉपर्टी, यानी कि बेसिकली देखो अभी के टाइम पे तो ये नियम बन चुका है, बट पहले के टाइम पे क्या नियम था कि अगर मान लो कोई लड़की है और वो ससुराल में आती है शादी करके, ठीक है, अब उसका अगर पति मर जाता है तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि जो घर वाले होते हैं उस औरत को बेसिकली कोई भी मतलब ज़मीन में हक नहीं देते। ठीक है, मतलब उसका कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं है। बट अब ऐसा क्या हो गया कि अब बेसिकली अब उनको भी हक मिल गया, अब उनको भी प्रॉपर्टी में हक दे दिया गया। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था उनको किसी भी तरह का हक नहीं दिया जाता था, शेयर नहीं दिया जाता, प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा नहीं है उनका, ये कह दिया जाता है अगर पति मर गया तो। ठीक है, तो मतलब ये रहता था।
उसके बाद देखो अब सोशल वायलेंस कौन से टाइप्स के होते हैं। तो देखो सोशल वायलेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आई टीजिंग एंड ल्यूड कमेंट, यानी कि जैसे जैसे रहता है ना, घूर घूर के देखते, ताड़ते लड़कियों को, या फिर गंदे गंदे कमेंट मारते, वो फोर्सिंग अ यंग वुड विडो टू कमिट सती, मतलब क्या कि जो समाज में रहता है ना, गाँव वाले रहते हैं जो औरतों को जबरदस्ती बोलते हैं, ये देखो विधवा आ गई इधर, इसको तो मर जाना चाहिए, खाली फोड़ का घूम रही है इधर उधर, मतलब बोल बोल के ही लड़कियों को परेशान करना है कि जाकर तू मतलब मर जा जल के, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ विडो, यानी कि औरतों को मतलब जो विधवा रहती है वो मतलब औरतों को विधवा बनाना कि हाँ तू विधवा औरत है इसलिए तू दूसरी शादी नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन लगाना। उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, यानी कि हो सकता है मान लो कि जैसे मैनेजर रहते हैं या फिर जो बड़ी पोस्ट के लोग होते हैं, तो हो सकता है मान लो कोई छोटी मान लो पोस्ट की लड़की है, उसके साथ मतलब गलत सलूक करना, हो सकता है मान लो उसके साथ मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश, रेप करने की कोशिश करना, वो सारी चीज़ें भी हो सकती है कि मतलब मैं बड़ी पोस्ट का आदमी हूँ, मतलब मैनेजर हूँ, मेरे पास ज़्यादा पावर है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये वर्क प्लेस पे हो सकता है। उसके बाद होता है सेक्सुअल अब्यूज़ इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड अदर प्लेसेस, यानी कि अगर मान लो अगर ट्रेन में बैठे तो कई बार होता है ये लड़के जो होते हैं, कुछ कुछ रहते हैं, हर नहीं रहता, बट कुछ कुछ ऐसे मतलब लड़के रहते हैं जो लड़कियों के साथ गलत भी कर देते हैं, मतलब गलत जगह गलत प्राइवेट पार्ट्स पे टच कर देते हैं, अरे गलती से छू गया, या फिर धक्का मार देते हैं, वो रहता है ना धक्का मारने वाला सीन, हर जगह आपको दिखता होगा, धक्का मार देते हैं लड़की को, तो वो सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद फॉल्स विटनेस इन कोर्ट अगेंस्ट वुमेन, काफ़ी सारे मतलब फॉल्स विटनेस भी तैयार किए जाते हैं औरतों के खिलाफ में। तो ये सारे मतलब सोशल वायलेंसेस होते हैं औरतों के खिलाफ, ठीक है। तो उसके बाद देखो अब ये सारे जो वायलेंसेस है आखिर करता कौन है, यानी कौन से पर्सन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस वायलेंस के। तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस, तो इसके बारे में यहाँ पर नीचे दिया गया है, देखो कि कौन से लोग होते हैं जो ये वायलेंसेस करते हैं औरतों के खिलाफ में। तो देखो एक एस्टिमेट से निकाला गया है कि देखो ज़्यादातर जो वायलेंसेस होते हैं औरतों के साथ में जिस भी तरीके, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो सोशल वायलेंस हो, या फिर क्रिमिनल वायलेंस हो, ज़्यादातर जो वायलेंसेस होते हैं उनमें से 60% जो वायलेंसेस होते हैं वो फैमिली मेम्बर्स ही करते हैं, यानी कि पति पीटता है अपनी औरत को, या फिर फैमिली मेम्बर्स जो रहते हैं वो कुछ गलत कर देते हैं, या फिर आपका नाइबर रहता है, मतलब बेसिकली फैमिली मेम्बर्स खाली नहीं आएंगे जिनको आप पहचानते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर जो 60% जो लोग हैं वो आपके पहचान वाले ही आपके साथ मतलब गलत करते हैं, और 40% होते हैं जो स्ट्रेंजर होते हैं, कि मान लो आप रास्ते से जा रहे थे, लड़की रात को अकेले जा रही थी, वहाँ पर कुछ बेवड़े बैठे थे जो उन्होंने उनके साथ लड़की के साथ मतलब गलत कर दिया, ठीक है, रेप कर दिया, तो सिर्फ 40% ही रहते हैं लोग स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो ये एस्टिमेट्स निकाला गया कि मतलब सिर्फ 40% लोग रहते हैं जो स्ट्रेंजर रहते हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, और ज़्यादातर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ही करते हैं, नहीं तो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप्स बताए हैं विक्टिमाइजर्स के, यानी वो लोग जो बेसिकली जो विक्टिम्स होते हैं इनको परेशान करते हैं, वायलेंस करते हैं। तो काफ़ी सारे टाइप्स के ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे वायलेंसेस करते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला होता है पर्सन हैविंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और साइकोपैथ्स, यानी कि कोई मान लो आदमी है जो पागल है, तो ऐसे टाइम पर वो जो आदमी होता है जो साइकोपैथ है, पागल है, तो कुछ भी कर सकता है। मान लो एक लड़की अकेले जा रही है और रास्ते में कोई पागल मिल गया, तो वो कुछ भी कर सकता है, लड़की को हो सकता है पीटने लग जाए, लड़की का बाल खींचने लग जाए, कपड़े फाड़ने लग जाए, कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। तो ऐसे लोग वायलेंस कर सकते हैं। दो सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मान लो कोई आदमी है जो बहुत ज़्यादा दुख में, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में, उसने नशा किया हुआ है बहुत ज़्यादा, मान लो दारू पिया टेंशन में, और या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में, ठीक है। और ऐसे टाइम पर मान लो कोई लड़की है, जैसे आप अपने घर पर ले लो कि अगर मान लो आपके पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में और मम्मी आ रही है उधर अलग से अपना मतलब कुछ बता रही है, तो ऐसे टाइम पर मतलब हो सकता है कि पापा जो रहेंगे वो कुछ उल्टा सीधा बोल दे, ठीक है। जरूरी नहीं कि पीटने ही लग जाए, क्योंकि पीटना ही खाली वायलेंस में नहीं आता है, कुछ बोल देना वो भी वायलेंस में गिनाता है। तो हो सकता है कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे कुछ, या फिर ऐसा भी होता है कई बार तो पीटने भी लग जाते हैं, तो इसके वजह से भी हो जाता है वायलेंस। उसके बाद होता है कि पर्सन एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड अदर वाइन्स, यानी कोई मान लो दारू पी रहा है, कोई बेवड़ा है, तो वो भी वायलेंस करता है। जैसे नॉर्मली रहता है, आपने सुना भी होगा कि सब झोपड़पट्टी में जितने भी मतलब रहते हैं बेवड़े लोग रहते हैं जो दारू पीते हैं, नशा करते हैं या फिर गैमलिंग करते हैं, तो वो लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा ही अपनी औरतों को पीटते हैं, ठीक है, मारते हैं पीटते हैं अपनी औरतों को, अपने बच्चे लोग को भी मारते हैं काफ़ी। तो ऐसे लोग मतलब वायलेंस करते हैं। उसके बाद दोस्त लैकिंग रिसोर्सेज एंड स्किल्स एंड और दोस्त हु आर सोशियोपैथ, बेसिकली वो लोग बेसिकली जिनके पास स्किल्स कम होती है, जैसे मान लो आप हो और आप उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो किसी चीज़ में, ठीक है, आप मान लो सेकंड आते हो अपने स्कूल के अंदर क्लास के अंदर, और एक लड़की है जो फर्स्ट आती है, तो ऐसे टाइम पर आपको मान लो लड़की से बहुत ज़्यादा चिढ़ होगी, हर बार वो फर्स्ट आ जाती है मैं सेकंड आ जाता हूँ, हर बार वो फर्स्ट आ जाती है मैं सेकंड आ जाता हूँ। तो ऐसे टाइम पर हो सकता है आप उसके साथ कुछ गलत कर दो, या फिर मान लो आपको एक लड़की पसंद है और वो लड़की किसी और को पसंद करती है, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है लड़के जो रहते हैं कुछ कुछ एसिड तक फेंक देते हैं कि हाँ इसने मेरे को मना कैसे किया, तो ऐसे लोग भी हो जाते हैं। उसके बाद दोस्त फेस सिचुएशन इन फैमिली लाइफ,
यानी कि मान लो कोई आदमी बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस में चल रहा है, बहुत ज़्यादा उसको टेंशन है, तो ऐसे टाइम पर भी औरत के साथ कुछ मतलब मिसबिहेव कर सकता है या फिर उसको पीट सकता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, मान लो कि सास है या फिर पति ही है, पति को मान लो बहुत ज़्यादा अभी टेंशन है कि बेटा घर छोड़ के भाग गया है, तो ऐसे टाइम पर अगर औरत कुछ बोल रही रहेगी तो उसको ही उल्टा बोल देगा कि तेरे वजह से ही सारी चीज़ें हुई है, तू ही उसको बहुत ज़्यादा लाड करती थी, तो मतलब इसके वजह से भी मतलब हो सकता है। और पर्सन हु वॉज पैसिव सस्पिशियस एंड डोमिनेट इन नेचर, ठीक है, यहाँ पर ऊपर और पॉइंट छूट गया। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रहते हैं ना कि मतलब शक करने वाले लोग होते हैं या फिर डोमिनेट करने वाले लोग होते हैं, कि मतलब क्या कि जैसे कि अगर मेरी मान लो कि कोई आदमी है जो हर बात अपनी पत्नी के ऊपर शक करता रहता है कि मतलब मेरी पत्नी जो अभी भाजी मंडी गई थी, इसको कौन बोला भाजी मंडी जाने के लिए, इसको मैं बोला घर के अंदर रहने के लिए, लगता है किसी से मिलने गई है, तो उसको बहुत ज़्यादा शक करेगा, उसको कुछ अगर कहीं कुछ कर देगी, छोटी सी भी गलती कर देगी, या फिर मान लो बाहर कोई दूध वाला आया था, उसको दूध दे रहा था, वो दूध वाला थोड़ा बहुत बात कर लिया तो औरत को फिर वो सुनाने लगेगा, बोलने लग जाएगा, ठीक है, उल्टा पुल्टा बोलने लगेगा, तेरे को कौन बोला उससे बात करने के लिए, ज़्यादा बात चलने का कर रहा है क्या, मतलब ये सारी चीज़ें होने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद होता है विक्टिम ऑफ चाइल्डहुड वायलेंस, की मतलब कोई बच्चा है मान लो जिसके साथ बचपन में किसी लड़की ने कुछ गलत कर दिया था, जिसके बाद वो बड़े होने के बाद हर एक लड़की को उसी नज़र से देखते हैं कि सारी लड़कियाँ तो ऐसे ही होती है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, लड़कियाँ बुरी होती है या होती है, तो उसकी वजह से भी वो वायलेंस कर सकता है औरतों के साथ में, ठीक है। तो अब कॉज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, अब मतलब बेसिकली इतने सारे वायलेंसेस आखिर ये लोग करते क्यों है, कि मतलब क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वायलेंस करते हैं। तो सबसे पहला होता है मनी रिलेटेड कॉज, यानी कि जैसे आप दहेज से रिलेटेड, कि अगर आपको पैसा, कोई आदमी है जिसको दहेज चाहिए और अगर लड़की दहेज नहीं लाती है तो उससे रिलेटेड वायलेंस हो जाते हैं। दूसरा होता है पर्सनैलिटी ट्रेड्स, यानी क्या कि मतलब आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, मतलब मान लो कि आप बहुत ज़्यादा सस्पिशियस और बहुत ज़्यादा मतलब शक करते हो, तो इसकी वजह से भी आप वायलेंस कर सकते हो औरत के साथ में। या फिर बहुत ज़्यादा आप मान लो लड़की को प्यार करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हो, अगर थोड़ा बहुत भी आपसे दूर होती है तो आपको टेंशन होने लगता है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो, तो मतलब इसकी वजह से भी आपकी पर्सनैलिटी वैसी है मतलब झगड़ा करने वाली, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद तीसरा होता है विक्टिम पेरिसिपेटेड वायलेंस, यानी विक्टिम्स के वजह से वो वायलेंस क्रिएट हो जाता है। मान लो कि अब एक आदमी है, ठीक है, और एक औरत है, औरत बार बार उसको कुछ उल्टा पुल्टा बोल रही है, ठीक है, बार बार मान लो पत्नी है और अपने पति को सुना रही है कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं तो आपको बोल ही रही थी ऐसा मत करो वैसा मत करो, और बाद में फिर जो आदमी है उसको ही फिर चिल्लाने लग जाएगा, तेरे को कौन बोल रहा है बोलने के लिए, अपना मुंह बंद रख, उससे वो पीटना भी शुरू हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो इसकी जो शुरुआत है वो औरत खुद ही कर देती है, तो इसको विक्टिम पेरिसिपेटेड वायलेंस, मतलब विक्टिम खुद ही इस वायलेंस को क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से वो वायलेंस हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद चौथा होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यानी कोई आदमी स्ट्रेस में चल रहा है तो उसकी वजह से भी वो वायलेंस कर सकता है। उसके बाद पांचवा होता है मेल डोमिनेंस, यानी कि अगर कोई आदमी है जो मतलब ये सोचता है कि मैं मर्द हूँ और ये औरत है तो मैं औरत की बात नहीं सुनूंगा, तो उसकी वजह से भी वायलेंस हो सकता है कि अगर औरत को समझा रही रहेगी या फिर कुछ बोल रही रहेगी तो उसकी बात नहीं सुनेगा, उल्टा उसी को भगा देगा, उसी को सुनाएगा, उसको पीटेगा भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसकी वजह से भी वायलेंस हो सकती है। उसके बाद सिक्स होता है एडिक्शन, की कोई बेवड़ा है तो अपनी पत्नी को मार सकता है, वो भी वायलेंस कर सकता है। उसके बाद सातवां जो बेसिकली रीज़न रहता है वो रहता है कि ओवर एक्सपोजर टू डार्क मीडिया है, कि अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा एडल्ट वीडियो देखता है और ऐसे टाइम पर क्या होता है कि वो अपने पार्टनर से मतलब मान लो खुश नहीं रहता है, ठीक है, उसको लगता है मतलब जैसे वीडियो देखता है उसको ज़्यादा उसमें मज़ा आता है और अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं रहता है, जिसकी वजह से हो सकता है उसके साथ उसके झगड़े होने लग जाए, तो वो सारी चीज़ें भी हो सकती है। उसके बाद आठवां जो रीज़न होता है वो होता है रिलेटरी एक्शन, मतलब क्या बेसिकली बोल सकते हैं रिवेंज लेना, कि अगर मान लो कोई लड़का था जिसको एक लड़की ने किसी झूठे इंजाम में बचपन में फंसा दिया था, छोटा था मान लो 15-16 साल का था, उसको फंसा दिया था एक लड़की ने, तो ऐसे टाइम पर हो सकता है, या फिर पहले के टाइम पे मान लो 20-19 साल का तो लड़की ने उसको धोखा दे दिया फिर फंसा दिया, तो ऐसे टाइम पर वो बाकी की जो लड़कियां रहेगी उनको भी वही नजर से देखेगा कि हाँ बाकी लड़कियां भी ऐसी झूठी होती है, सबकी सब ऐसी ही होती है, तो उसकी कल को शादी होगी तो वो भी अपनी औरत को इसी हिसाब से देखेगा, मतलब ये भी कहीं ऐसे ही करेगी, ये भी झूठी औरत है, तो सारी चीज़ें एक ही, हर औरत को एक ही समान देखेगा और जिसकी वजह से उनके साथ वायलेंस कर सकता है वो। हर बार मान लो कुछ औरत उसको समझा रही रहेगी तो बोलेगा अपना मुंह बंद रख, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, तो मतलब उसके साथ सोशली बोल सकते हो वर्बली अब्यूज़ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से कोई भी विक्टिमाइजर जो होता है वो विक्टिम्स के साथ में किसी भी तरह वो वायलेंस करता है, ठीक है। अब देखो इन वायलेंसेस की वजह से वुमेन्स के साथ होता क्या, यानी क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं वायलेंस के अगेंस्ट वुमेन में, ठीक है। तो देखो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है मेंटल इफेक्ट, यानी औरतें जो होती है वो मेंटली इफेक्ट पड़ जाती है। जैसे मान लो कोई लड़की है जिसका मान लो रेप हो गया, तो बेसिकली देखो तो ऐसी जो लड़कियां होती है वो थोड़ी पागल टाइप में, मतलब ऐसे कोने में बैठी हुई रहती है, रो रही रहती है खाली। या फिर मान लो किसी कोई पति है जिसने बहुत ज़्यादा अपनी औरत को सुना दिया, ठीक है, बहुत बोल दिया, बहुत उल्टा पुल्टा बोल दिया, जिसकी वजह से पीटा नहीं है बट मेंटली
उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा कि हाँ मेरे पति ने मेरे को ये बोला, तो मेंटली इफेक्ट पड़ जाता है। उसके बाद होता है फिजिकल इफेक्ट। मान लो पति ने अपनी पत्नी को बहुत पीटा है तो इसके वजह से फिजिकल इफेक्ट पड़ेगा, मतलब शरीर पे चोट लग जाएगी, हाथ पैर हो सकता है टूट भी जाए, तो इसके वजह से भी हो सकता है, तो फिजिकल इफेक्ट मतलब हो सकता है। तीसरा होता है इफेक्ट ऑन हेल्थ, यानी कि अब मान लो कोई लड़की है जिसको बहुत ज़्यादा पति ने पीटा है, बहुत ज़्यादा गाली दिया, बोला, उल्टा पुल्टा बोला है, तो इसके वजह से हो सकता है मान लो 2-3 दिन तक खाना ही ना खाए। अब खाना नहीं खाएगी, खाना मुंह में जा नहीं रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है वो बीमार पड़ जाए, हेल्थ इश्यू आ जाए, तो वो सारी चीज़ें भी हो सकती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो इफेक्ट पड़ता है वो होता है सोशल इफेक्ट इन द विक्टिम। मतलब क्या कि समाज में भी इफेक्ट पड़ जाता है, यानी कि समाज के जो लोग होते हैं वो भी लड़की को अलग तरीके से देखते हैं। मतलब क्या, मान लो कोई लड़की है जिसका रेप हो गया है, तो समाज के जो लोग होते हैं वो मतलब अलग ही नज़र से देखते हैं कि यार ये लड़की जो है इसका रेप हो गया, इस लड़की का ये आदमी ने रेप कर दिया था। तो फिर ऐसे टाइम पर वो जो लड़की होती है उसके साथ कोई भी शादी करने के लिए भी नहीं आता है, जिसकी वजह से लड़की को ये लगता है अब मेरे सुसाइड ही कर लेना चाहिए, समाज में अब मेरी नाक कट गई है, मेरे घर वालों की नाक कट गई है, तो मतलब ये सारी फीलिंग आने लग जाती है। तो सोशली इफेक्ट भी पड़ जाती है कि मतलब कहीं बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, किसी से बात भी नहीं कर पाते उन लोग। उसके बाद होता है इफेक्ट ऑन फैमिली मेम्बर्स ऑफ द विक्टिम, यानी कि देखो ये खाली विक्टिम्स के ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसके उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ जाता है। कि मतलब मान लो किसी लड़की का रेप हो गया तो उनके जो घर वाले रहते हैं वो भी अपना बेसिकली कहीं बाहर दिखा नहीं पाते, मुंह नहीं दिखा पाते कि लड़की का रेप हो गया। उसके बाद देखो लास्ट जो इफेक्ट पड़ता है वो होता है इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, मतलब कि जो पूरी सोसाइटी रहती है उसके ऊपर भी ये इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे कि देखो अगर मान लो ये गांव है जहाँ पर एक लड़की का रेप हो गया, अब लोग क्या होता है, मान लो बाजू वाला गांव वाला है तो ये बोलता है अरे वो लड़की जो थी वो उस गांव की थी, उस गांव में एक लड़की का रेप हो गया, तो लोग जो रहते हैं वो डरते हैं कि अरे उस गांव के अंदर अगर मान लो शादी करवा देंगे तो कल को पता चला उस गाँव का कोई और दूसरा आदमी आएगा वो भी रेप कर देगा, मतलब उस गाँव के लोग ही ऐसे होते हैं। तो उसकी वजह से बेसिकली दूसरे गाँव वाले रहेंगे उस गाँव वाले से अपना रिलेशन हटा देंगे कि उनसे दूरी रखो, कि वो गाँव के लोग खराब होते, गंदे होते, बुरे होते, अपने ही गाँव की लड़कियों का रेप कर देते हैं। तो मतलब ऐसे सोशली इफेक्ट उधर गाँव पूरे सोसाइटी के ऊपर भी पड़ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं अगर औरतों के साथ वायलेंस होता है। ठीक है, अब ये जो वायलेंस होते हैं औरतों के खिलाफ में, तो इनको प्रिवेंट कैसे किया जाए, यानी इनसे हम किस तरह से बच सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो इसके बारे में भी अब देख लेते हैं। तो देखो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं ऑलरेडी इन मतलब बेसिकली ये जो मतलब वायलेंस होते हैं अगेंस्ट वुमेन्स के, तो काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है उन्होंने काफ़ी सारे मतलब लॉज बनाए हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई आदमी है जो अपनी पत्नी को पीटता है या फिर टच भी कर देता है, अगर आप जाकर लड़की को टच कर देते हो या फिर कुछ बोल देते हो उल्टा पुल्टा गाली दे देते हो, तो ऐसे टाइम पर लड़की अगर बस जाकर पुलिस स्टेशन में बोल दे कि इस लड़के ने मेरे को गाली दिया है, इस लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती टच किया, तो पुलिस देखेगा नहीं, सबूत नहीं मांगेगा, पहले जाकर आपको पकड़ेगा, 2 दिन मारेगा, उसके बाद पूछेगा सबूत बता किधर है, उसके बाद कोर्ट में इंक्वायरी होगी, फिर पता चलेगा आपने तो कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पर देखो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लॉज बना दिए औरतों की सेफ्टी के लिए कि मतलब औरतें बच सके इन वायलेंसेस के खिलाफ में, कि आदमी जो रहेंगे उनको डर लगे कि हाँ भाई इसके साथ कुछ भी करूँगा लड़की के साथ में तो मेरे को जेल हो सकती है। उसके बाद देखो दूसरा जो गवर्नमेंट ने किया बेसिकली वो ये किया है कि देखो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा बेसिकली जो लीगल प्रोसेस रहता है, मतलब किसी औरत को मान लो कोई पुलिस स्टेशन में जा रही है कोर्ट में, मतलब किसी तरह केस करने के लिए, मान लो उसके पति ने उसके साथ मारपीट की है, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, अगर मान लो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है प्रोसेस कि औरत को पहले सबूत दिखाने होंगे किधर मारा है, उसके बाद ये दिखाना होगा कि कौन मारा था, कब मारा था, बहुत सारे अगर सबूत दिखाने रहेंगे, ऊपर से अगर मान लो उसने विटनेस भी मांग ले क्या हो, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, औरत लोग जो रहेंगे वो केस करने में ही सोचेंगे कि इतना से केस करेंगे, इतना टाइम लगेगा, मालूम पड़ा तब तक कुछ और ही हो गया, पति ने मेरे को और पीट दिया। तो ऐसे टाइम पर औरतें नहीं केस करती है, लेकिन अगर मान लो वही आसान हो जाता है लीगल प्रोसेस कि बस जाकर बोल दी कि इसने मेरे को मारा और पुलिस जाकर तुरंत उसको पकड़ के लाई, 2 दिन पीटी, उसके बाद पूछ रही है, तो लड़कियां ज़्यादा पसंद करती है उसे कि हाँ भाई मेरी बात तुरंत मान ली गई। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें की है कि लीगल जो प्रोसेस रहता है उसको काफ़ी आसान कर दिया है ताकि औरतें तुरंत कर सके जो भी मतलब प्रोसेस रहता है, और जो भी बेसिकली जो भी उनके साथ वायलेंस हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा सके। उसके बाद देखो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ रहती है जैसे जॉब या फिर पेमेंट से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें इक्वल भी करती है, मतलब औरतों को भी अब आदमी के सम्मान मतलब सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसे हम जाति के अंदर भेदभाव नहीं कर रहे गवर्नमेंट, वैसे ही अब औरतों के खिलाफ भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स देने चाहिए। ठीक है, बाद फोर्थ यह है कि देखो जो हमारा जुडिशरी यानी जो कोर्ट है, अगर मान लो वहाँ पर कोई लड़की से रिलेटेड केस आता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मतलब केस को लिया जाता है कि अगर कोई भी मतलब मान लो किसी ने कुछ लड़की के साथ गलत किया है
तो उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है। रेप हो गया तो मान लो उसको सज़ा दे दी जाती है, कभी कभी फांसी भी दे दी जाती है, मतलब डेथ पेनल्टी भी दे दी जाती है। ठीक, उसके बाद फिफ्थ जो बेसिकली स्टेप जो है वो ये है कि बेसिकली जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं यानी स्कूल कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ पर भी लड़कियों को मतलब पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी तरफ भेजना चाहिए। क्योंकि देखो कोई भी पढ़ाई लिखाई से, देखो अगर मान लो कोई लड़की पढ़ी लिखी है, अब पढ़ी लिखी रहेगी तो उसको आसानी से नौकरी मिल सकती है। तो कल को अगर उसका पति उसको धमकाता है कि मैं तेरे को घर से निकाल दूंगा, तो औरत बोल सकती है ठीक है निकाल दे, मैं चली जाऊंगी, मेरे को काम मिल जाएगा, मैं पढ़ी लिखी हुआ लड़की हूँ, ठीक है, और ज़्यादा बोलेगा तो केस भी कर दूंगी। तो अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी रहती है तो उनको सारी चीज़ें पता रहती है, उनके हक भी पता रहते हैं। लेकिन अगर पढ़ी लिखी नहीं रहती, अनपढ़ रहती है, तो उनको डर रहता है कि अगर कल को मेरा पति छोड़ देगा तो मैं क्या करूँगी। तो इसलिए लड़कियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि औरतों के साथ ये वायलेंस कम हो जाए थोड़ा बहुत। क्योंकि देखो 60% वायलेंस तो घर वाले ही करते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करवा देना चाहिए लड़कियों को भी। उसके बाद क्या कि देखो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बेसिकली देखो अगर जितने भी रेप केसेस होते हैं, अगर मान लो लड़की के साथ रेप हुआ है, तो लड़कियां जो होती है उनके घर वाले जो होते हैं वो लड़की को बोलने ही नहीं देते कि जाकर तू बता दे पुलिस को कि तेरे साथ रेप हुआ है। क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर पता चल जाएगा तो नाक कट जाएगी समाज के अंदर कि लड़की का रेप हो गया है। इसलिए ज़्यादातर जो घर वाले होते हैं वो करने ही नहीं देते। बट अगर लोग जो रहेंगे वो अपनी पत्नी, मतलब बेसिकली जो लड़कियाँ हैं अपने घर की, और उनको इंकरेज करते हैं कि जाकर केस करना चाहिए हमें, जो भी ऐसा पूरा तेरे साथ कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो बाकी के जो लोग होते हैं जो ऐसा वायलेंस करने वाले होंगे फ्यूचर में या फिर करते हुए, वो भी डरेंगे और नहीं करेंगे आगे। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें स्टेप्स है जिसके करने की वजह से जो वायलेंस होते हैं औरतों के अगेंस्ट में वो थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली स्टेप लिया गया है वो ये है कि द वुमेन शुड एम्पावर देमसेल्फ बाय बीइंग अवेयर ऑफ देयर राइट। कि मतलब उनको अगर उनके हक पता रहेगा, अगर मान लो लड़की पढ़ी लिखी है, उसको पता है कि मेरे पास क्या क्या हक है, तो वो उनके पास ज्यादा पावर रहेगी कि अगर कोई मेरे को टच भी करता है मैं पुलिस को बुला दूंगी और उसको जेल में डलवा दूंगी। उसके बाद देखो कि वुमेन्स जो होते हैं वो काफी सारे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की मदद भी ले सकती है। रहता है ना, औरतों की संस्था रहती है, ग्रुप रहता है औरतों का, तो उनकी मदद भी ले सकती है। कि मान लो अगर औरत के साथ कोई मार रहा है, पीट रहा है औरत को, ठीक है, मान लो ससुर या फिर सास जो है दहेज के लिए उसको पीट रहे हैं, तो वो जाकर अपनी औरतों के ग्रुप को बुला सकती है और उन लोगों के ऊपर केस भी करवा सकती है। और ऐसी जो ग्रुप होती है इनकी वजह से जल्दी केसेस आ जाती है। ठीक है, क्योंकि उन लोग नारेबाजी लगाने लग जाते हैं ना, इसलिए। उसके बाद देखो नौवा जो स्टेप है बेसिकली ये है कि देखो जो वुमेन्स होती है उनको सेल्फ डिफेंस के लिए भी काफी सारी चीजें करना है। गवर्नमेंट समाज ही सारी चीजें करे, उनको खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। कि मतलब उनको कुछ मार्शल आर्ट या फिर कुछ आना चाहिए, या फिर कम से कम पेपर स्प्रे तो रखना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो 10वां जो बेसिकली स्टेप होता है वो ये रहता है कि जो औरतें होती है उनको जितने भी ऐसे इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब पता रहेगा तभी ना उसके खिलाफ आवाज भी उठा पाएंगे। उसके बाद देखो 11वां जो स्टेप है वो बेसिकली ये है कि देखो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं उनको ऐसे अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा फैलानी चाहिए कि मतलब औरतों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कि मतलब औरतें माँ समान होती है, मतलब ऐसे रहता है ना, रहता है कि औरतों को जैसे रहता है प्रोटेस्ट करते हैं कि या फिर नारेबाजी करते हैं, जैसे झंडा ऊंचे के दिन नहीं पूरा रैली निकालते हैं, तो वैसे ही काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस रहती है जो ऐसी रैली या फिर निकालते हैं कि मतलब और समाज को अवेयर करने के लिए कि आपको ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए। अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। उसके बाद देखो तीसरा जो बेसिकली स्टेप है वो है सोशल मीडिया। जो बेसिकली है सोशल मीडिया या फिर मास मीडिया जो है उनको औरतों को बेसिकली अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करना चाहिए। एड्स होते हैं या फिर टीवी शो होते हैं, जैसे सीरियल होते हैं, सीरियल में औरतों को काफ़ी बेकार दिखाया जाता है कि औरतें जो होती है हमेशा घर छोड़ के भाग जाती है, झगड़ा करती रहती है। तो ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, अच्छी तरीके से दिखाएंगे तभी औरतों का लोग सम्मान करेंगे। उसके बाद चौथा जो रहता है वो ये रहता है कि देखो जो कंपनीज रहती है वो वुमेन ग्रेवियंस सेल भी बनानी चाहिए। यानी कि अगर औरतों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए बेसिकली एक ग्रुप होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम, मान लो कोई आदमी लड़की को छेड़ रहा है या परेशान कर रहा है, तो उस आदमी को कंपनी से निकाल सके। ठीक है, तो मतलब औरतों के लिए अच्छा एक सेफ इन्वायरमेंट बना सके कंपनी के अंदर, तो ये कंपनीज को करना चाहिए। उसके बाद देखो 15वां और लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है कि बेसिकली जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज होती है, मतलब काम से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है कि आपको इतने घंटे काम करने रहते हैं, तो वुमेन फ्रेंडली बनाना चाहिए कि मतलब औरतें ढंग से कर सके। कि जैसे औरतों को 8 ही घंटे का काम रखना चाहिए और ऐसा टाइम देना चाहिए कि ना ही वो ज़्यादा रात हो जाए ना ही ज़्यादा सुबह हो जाए। कि मतलब ऐसा 9 से मान लो 6 बजे तक, कि मतलब ज़्यादा रात नहीं है, मान लो 9 बजे तक मान लो रात है, तो आते आते 10-11 बज जा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर ज़्यादा रात होने की वजह से औरतें जो होती है वो ढंग से काम नहीं कर पाए, घर वाले भी फोर्स करते ही काम छोड़ते हैं। तो ऐसा कॉर्पोरेट जो रहते हैं पॉलिसी जो रहती है काम से रिलेटेड, उसको वुमेन फ्रेंडली बनाना चाहिए कि औरतें ढंग से काम कर पाए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स है जिनकी वजह से औरतों के साथ में जितने भी वायलेंसेस होते हैं, जो भी वो वायलेंसेस फेस करते हैं, वो कम हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स अगर फॉलो होते हैं तो
उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो है पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन मास मीडिया, मतलब कि औरतों को किस तरह से दिखाया जाता है। मास मीडिया के अंदर बेसिकली सारी चीज़ें आती है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, टीवी एड्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, तो हर जगह जहाँ फिर लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो उसको हम मास मीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो औरतों को वहाँ पर किस तरह से दिखाया जाता है समाज के अंदर, तो उसके बारे में भी है। तो देखो ऐसे देखोगे तो टीवी सीरियल्स या फिर और न्यूज़पेपर बाकी जगहों पर देखोगे या फिर न्यूज़ जो चैनल्स होते हैं वहाँ पर आप देखोगे तो औरतों को दो तरीक़ों से दिखाया जाता है। कहीं पे देखोगे तो औरतों को अच्छा बताया जाता है, जैसे न्यूज़ चैनल पर देखोगे तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि ये औरत ने ये कर लिया, इस औरत के साथ इतना बुरा हो गया, ज़्यादातर यही आपको दिखेगा कि औरतों के साथ बुरा हो रहा है या फिर औरतें अच्छी होती है, औरतों के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती है। बट काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, जैसे टीवी सीरियल्स हो गए जिसके अंदर ये दिखाया जाता है हर बार औरत घर को छोड़ के भाग जाती है या फिर उसका अदर बाहर किधर अफेयर चल रहा रहता है, मतलब वो सारी चीज़ें रहती है, दिखाता है कि औरतें जो होती है वो बुरी होती है। तो देखोगे तो मास मीडिया जो है वो औरतों को किसी जगह पे अच्छा भी दिखाता है तो किसी जगह पे बुरा भी दिखाता है, यानी कहीं पे पोर्ट्रे अच्छा करता है तो कहीं पे गलत तरीके से पोर्ट्रे करता है। पोर्ट्रे मतलब दिखाना होता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या पॉजिटिव रोल प्ले करता है मास मीडिया वुमेन्स के लिए और क्या क्या नेगेटिव रोल्स प्ले करता है। तो सबसे पहले अच्छी बातें जान लेते हैं मास मीडिया के बारे में वुमेन्स से रिलेटेड। तो देखो सबसे पहला होता है हाईलाइट्स वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि देखो औरतों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो हाईलाइट करने का काम करता है मास मीडिया। यानी देखो काफ़ी सारी फिल्में रहती है जो ये दिखाती है मतलब औरतों के साथ कितना बुरा होता है, जैसे कि रेप वाले कुछ ऐसे मतलब रहते हैं ना फिल्म में जिसके अंदर पूरा कहानी ही रहता है कि लड़की के साथ रेप हो गया, फिर उसको इंसाफ दिलाने के लिए लोग जो है वो मतलब उसके खिलाफ लड़ रहे इंसाफ दिलाने के लिए। तो मतलब ऐसे फिल्में रहती है या फिर सीरियल्स रहते या फिर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि औरतों के साथ ये बुरा हो गया है, तो लोग भी जागरूक हो जाते हैं कि हाँ भाई औरत के साथ ये बुरा हो रहा है दुनिया के अंदर। तो वुमेन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उनको हाईलाइट करने का काम करता है सबसे पहला मास मीडिया। उसके बाद दूसरा काम रहता है सोशल सपोर्ट टू वुमेन। अब क्योंकि देखो लोगों को क्योंकि सबको पता चल जाता है, अब न्यूज़ चैनल वाले अगर बोल दे कि देखो ये जो लड़की है बेचारी के साथ ये गैंग रेप हो गया, ये तीनों ने रेप कर दिया, तो कितने सारे लोग का फिर सपोर्ट उसे मिल जाएगा, लोग उसके साथ नारे मतलब लोग उसके लिए नारेबाजी करने लग जाएंगे कि इसको मतलब न्याय दिलाओ, जस्टिस दिलाओ। तो लोगों का सपोर्ट भी मिल जाएगा मास मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया पर अगर कोई डाल देगा कि ये लड़की के साथ ये हो गया तो लोग मतलब बेसिकली देखोगे तो लोग उसका बेसिकली सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो सोशल सपोर्ट पाने में भी मदद करता है ये जो बेसिकली जो हमारा मास मीडिया रहता है वो। उसके बाद देखो तीसरा जो होता है वो होता है वुमेन स्टेटस इन सोसाइटी, यानी औरतों का जो स्टेटस होता है उसको भी बढ़ाने का काम करता है मास मीडिया। जैसे न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी सारे ऐसे रहते हैं कि ये औरत ने मतलब ये गोल्ड मेडल जीत लिया या फिर ये वुमेन्स ने इसके अंदर ओलंपिक्स में ये जीत लिया, जिसकी वजह से ये दिखता है कि औरतें जो है वो भी कुछ बड़ा कर रही है दुनिया के अंदर। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा औरतें भी कुछ कर रही है, सबको लगेगा कि नहीं औरतें कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ घर के अंदर बर्तन ही धो सकती है। तो ऐसे देखोगे तो लोगों को भी पता चलेगा ना कि हाँ भाई औरतें भी कुछ बड़ा बड़ा कर सकती है। तो औरतों का स्टेटस बढ़ाने में भी मदद करता है सोसाइटी के अंदर मास मीडिया। उसके बाद चौथा होता है वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि देखो अब क्योंकि देखो मास मीडिया या फिर अगर सोशल मीडिया कहीं पे भी देखोगे तो औरतों को बेसिकली एक पावर मिल जाता है कि हाँ भाई अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है तो वो जाकर मान लो जैसे कि अगर मान लो किसी लड़की का रेप हो जाता है तो वो टीवी चैनल्स को बता सकते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा है, तो उन लोग पूरी दुनिया को बताएंगे और जो भी ऐसा किया है उसके साथ में बुरा तो उसको बेसिकली उसके साथ उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, और उसके साथ जस्टिस भी उसको मिल जाएगा। और साथ ही में देखो अभी के टाइम पे मास मीडिया की वजह से औरतें खुद भी काफ़ी सारे लॉज जो होते हैं नियम कानून है उनके बारे में जान सकती है। उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सारे नियम कानून होते हैं कि अगर मेरे को कोई लड़का परेशान करेगा तो मैं उसके ऊपर केस कर सकती हूँ। अगर मेरी मान लो सास मेरे को दहेज के लिए पीट रही है तो मैं केस करवा कर जेल में डलवा सकती हूँ। मेरा पति मेरे को मार रहा है तो उसको भी मैं जेल में डलवा सकती हूँ। तो मतलब इतनी पावर है मेरे पास। तो ये पावर पता करने में भी हमारा मास मीडिया हमको मदद करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव रोल प्ले करता है। बट अब काफ़ी सारे नेगेटिव रोल भी प्ले करता है मास मीडिया औरतों के लिए। जैसे कि सबसे पहला होता है डिपिक्ट्स वुमेन इन पुअर टेस्ट, यानी कि देखो काफ़ी सारे एड्स होते हैं। जैसे टीवी के अंदर देखो नॉर्मल एक ऐड रहता है मैगी या फिर कोई भी ऐड रहता है तो उसमें आपको औरतें जो होती है वो इंडियन साड़ी ये दिखेगा कि औरतें घर का काम कर रही है, आदमी जो है वो बाहर से थक हार के आ रहा है और आने के बाद घर पे आता है, उसके बाद उसकी जो पत्नी रहती है उसे झंडू बाम लगाती है और उसके बाद वो सो जाता है। झंडू बाम रहता है कि आयोडेक्स रहता है क्या तो रहता है, लगा के सो जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या दिखाता है इससे कि आदमी जो होता है वो बाहर का काम करता है, औरतें जो होती है वो सिर्फ घर के अंदर का काम करती है। काफ़ी सारे एड्स रहते हैं कि मतलब जैसे टॉयलेट साफ़ करने का कि सिर्फ औरतें ही साफ़ कर सकती है टॉयलेट, आदमी लोग नहीं साफ़ करते। तो मतलब ऐसे एड्स रहते हैं। हेड एंड शोल्डर का ही एक ऐड था कि मतलब
औरत लोग का शैम्पू अब इस्तेमाल करना आदमी लोग को बंद कर देना चाहिए और अब मर्दों का शैम्पू लगाओ। मतलब क्या, ये क्या दिखाता है कि औरत लोग अगर शैम्पू इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी मर्दानगी जो है वो चली जाएगी, इसलिए मर्द का शैम्पू लगाओ। ठीक है, ऐसे ही फेयर एंड लवली का भी ऐड है, उसके अंदर भी दिखाता है कि मतलब औरतें जो होती है अगर वो तभी सुंदर दिखेंगी जब अगर वो अपना मतलब मेकअप करती है तभी अच्छा दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। क्रीम पाउडर लगाओ तभी सुंदर दिखोगी, वरना तो कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। ये क्या दिखाता है, ये सारे ऐड से औरतों का जो टेस्ट है, जो समाज में लोग हैं वो औरतों को गलत तरीके से देखने लग जाते हैं। कि अगर कोई मान लो लड़की काली है तो लोग बोलते हैं काली लड़की अच्छी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो पहला ये प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा होता है डोमेस्टिक वुमेन रिलेटेड वायलेंस प्रोग्राम। मतलब काफ़ी सारे सीरियल्स होते हैं जिसमें दिखता है कि मतलब सास जो है वो औरत को मान लो कि अपनी जो बहू है उसको तंग करिए, उसको परेशान करिए, या फिर बहू अपने सास को परेशान कर रही है, अपने ससुर को पीट रही है, या फिर ऐसे सारी चीज़ें दिखती है ना कि घर छोड़ के भाग जाती है, इधर उधर उसका अफेयर चल रहा रहता है। तो क्या दिखाता है कि औरतें जो होती है वो बुरी होती है। अब कोई आदमी अगर इतना सीरियल देखता रहेगा, इसलिए बोलते हैं आदमी लोग को सीरियल नहीं देखना चाहिए और औरतों को भी नहीं देखना चाहिए ज़्यादा सीरियल, क्योंकि उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई जाती है। हर रोज़ आपको दिखेगा कि आज उन लोग वापस से घर के अंदर आ गए, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, अगले दिन दिखेगा फिर वापस से घर छोड़ के भाग गई लड़की। तो मतलब इसी चीज़ें, ऐसी सारी चीज़ें दिखेगी। तो इसकी वजह से दिमाग में ये बैठ जाता है कि औरतें जो होती है वो घर छोड़ के भाग जाती है, या फिर औरतों के ही दिमाग में बैठ जाता है कि आदमी जो होता है उसी का इधर उधर अफेयर चलने लग जाता है, दिमाग में शक वक्त बनने लग जाता है। तो इनके वजह से भी वुमेन रिलेटेड वायलेंस होने लग जाते। उसके बाद होता है पब्लिशर्स डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट वुमेन। यानी कि देखो कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़ में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे मान लो अभी किसी नेताजी का या फिर किसी आदमी का इंटरव्यू लिया जा रहा है। अब ऐसे टाइम पर क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो गलत कमेंट या फिर कुछ गलत बोल देते हैं वुमेन रिलेटेड, जिसकी वजह से बाकी के जो लड़के होते हैं या फिर लोग होते हैं, सब समाज जो होते हैं वो पूरी लड़कियों को ही गलत समझने लग जाते हैं। जैसे कि देखो एक मतलब बेसिकली नेता ही थे, ठीक है, एक नेता थे, महाराष्ट्र के ही थे। तो उन्होंने क्या किया था, इससे काफ़ी सारे मतलब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो उसी में से एक लड़के ने बोल दिया कि सर मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, बट वो लड़की मेरे को पसंद नहीं करती है, तो मेरे को क्या करूँ मैं, बताओ आप ही। तो फिर वो जो नेता होता है वो बोलता है कि अपने मम्मी पापा को मना लो, अगर आपके मम्मी पापा बोलते हैं हाँ ठीक है उससे शादी कर लो, तो लड़की को उठा के लेके आओ, शादी कर लो, क्या टेंशन है फिर। तो मतलब क्या दिखाता है कि लड़की का कोई टेंशन ही नहीं है, लड़की हाँ बोले ना बोले कोई परवाह नहीं है, आपको पसंद है, आपके मम्मी पापा को पसंद है, जाकर उठा के शादी कर लो। तो मतलब इससे ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है कि हाँ भाई नेताजी बोल दिया, अब तो मेरे पास पावर है, कोई बोलेगा तू ऐसा कैसे कर सकता है, तो बोल सकता हूँ हाँ भाई नेता बोल रहा है मेरे को करने के लिए ऐसा। तो इसकी वजह से भी मतलब लोग जो होंगे वो औरतों के खिलाफ वायलेंस करने लग जाएंगे। तो ये सारे मतलब कुछ बेसिकली कह सकते हो कि नेगेटिव रोल प्ले करता है मास मीडिया कुछ भी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। यानी देखो समाज के अंदर काफ़ी सारी इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो औरतें फेस करती है। तो कौन से प्रॉब्लम फेस करती है समाज के अंदर औरतें, तो उसी के बारे में यहाँ पर है कि देखो सबसे पहला है लो स्टेटस ऑफ वुमेन। यानी औरतों को सेकेंडरी स्टेटस दिया जाता है समाज के अंदर, कि अगर मान लो औरत कुछ बोल रही है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती है, उसे बोला जाता है घर के अंदर घुस, बाहर मत निकल, तेरे को कौन बुलाने के लिए, तेरे से राय किसने मांगी है। ठीक है, अब बेसिकली ऐसा होता क्यों, तो देखो सिंपल से रीजंस होते हैं। देखो लोग जो होते हैं वो अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं है, लिखाते नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं रहती है। अब कोई लड़की अगर अनपढ़ है तो लोग पहले ही सोच लेते हैं अनपढ़ है, इसको क्या मालूम होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई IAS ऑफिसर रहेगी, उसको कोई बोल के दिखाओ कि हाँ भाई तेरे को नहीं कुछ मालूम है, तो अंदर जा, तो वो बोलेगा भाई मेरे को नहीं मालूम है, मैं IAS ऑफिसर हूँ। तो अगर लड़की पढ़ी लिखी रहती है तो उसको सब पता रहता है, इसलिए पढ़ी लिखी रहना चाहिए। उसके बाद देखो सबसे पहला जो प्रॉब्लम फेस करती है औरतें वो होता है लो स्टेटस ऑफ वुमेन। यानी समाज के अंदर औरतों का जो स्टेटस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, कि अगर मान लो औरत कुछ बोल रही है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता, बोलते कि मतलब घर के अंदर घुस, तेरे को बाहर अंदर आने को कौन बोला, तेरे से राय किसने मांगी। ठीक है, तो उतनी ज़्यादा इज्जत लोग नहीं देते। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इज्जत नहीं देते, देखो यहाँ पर कुछ सबूत भी, यहाँ पर कुछ इंडिकेट्स दिए गए हैं कि ये सारी चीज़ें हमें इंडिया के अंदर दिखती है, जिससे हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर लोग औरतों की उतना ज़्यादा मतलब इज्जत नहीं करते या फिर उतना स्टेटस नहीं है उनका। ठीक है, तो देखो क्या क्या पॉइंट्स है। देखो सबसे पहला है कि देखो औरतों को उतना ज़्यादा इल ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब सही से ढंग से उनसे ट्रीट नहीं किया जाता है। मान लो मान लो लड़की बाहर से आ रही है, पढ़ लिख के आ रही है, आराम से इधर बैठ गई, थक गई है, तो उससे ये नहीं बोलते बेटा थोड़ा आराम कर ले, उसको बोला जाता है बर्तन धो देना फिर कपड़ा भी धो देना। उससे मतलब सही से ट्रीट नहीं किया जाता है, उसका ढंग से खाने पीने पर ध्यान भी नहीं रखा जाता है। उसके बाद कि अगर मान लो कोई औरत है, उसका पति मर गया,
तो उसको मतलब सती का जो प्रैक्टिस है, मतलब क्या पत्नी को भी मार दिया जाता है, फिर पति मर जाता है तो फिर फीमेल फोर्टिसाइड भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। पेट में मालूम पड़ गया लड़की है तो पेट ही में मरवा देते हैं बच्ची को। उसके बाद कि औरतों को मान लो घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता है। मान लो घर पे लड़की है तो उसको मतलब कहीं पे घूमने फिरने के लिए या फिर और किधर जाने के लिए भी इजाज़त जल्दी नहीं देते हैं लोग, ठीक है। घर पे मान लो लड़की है तो उसको बोलते हैं कार 4 दीवारी के अंदर ही रहना है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट चीज़ जो दिखती है वो दिखती है कि नो परमिशन टू वर्क इन ऑफिस बाय पेरेंट्स। मतलब क्या कि मतलब जो लोग होते हैं घर के अंदर, जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो ससुराल के लोग होते हैं, कोई भी लोग होते हैं, तो फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो औरतों को काम मतलब किसी भी तरह ऑफिस जो है वहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं देती कि नहीं आप काम नहीं कर सकते, वहाँ पे जाओगे तो बिगड़ जाओगे, या फिर वहाँ पे जाओगे आपके साथ कोई कुछ कर देगा तो कुछ गलत हो गया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से लोग जो होते हैं अपनी लड़कियों को काम करने नहीं देते, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो चीज़ दिखता है वो होता है प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी, यानी कि औरतों को उतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है कि मतलब उतना लोग इन्फोर्स नहीं करते। पहले देखोगे तो स्टार्टिंग में जब आज़ादी का कुछ सालों या फिर 90s के टाइम तक देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ये दिखता था कि औरतों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। बट अब देखोगे तो अब काफ़ी ज़्यादा मतलब लिटरेसी रेट है औरतों का भी, काफ़ी अच्छे खासे पढ़ लेते हैं उन लोग भी। पहले की बात देखोगे तो पहले बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियाँ जो रहती थी उतनी पढ़ी लिखी नहीं रहती थी, जिसकी वजह से उन लोग उतना सफ़र भी करते थे कि कोई मान लो अब लड़की है जो IAS ऑफिसर है, उसका पति थोड़ी उसको पीट सकता है, एक भी अगर हाथ भी लगा दे तो तुरंत जेल में डाल देगी, उतनी पढ़ी लिखी है वो। लेकिन अगर कोई मान लो लड़की है जो अनपढ़ गवार है, अब उसका पति पीटे मारे वो कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए लोग अगर पढ़ाते लिखाते अपनी औरतों को तो उसकी जितने भी प्रॉब्लम्स रहती है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए जितने भी लिटरेसी की प्रॉब्लम्स रहती है इनकी वजह से ही देखोगे तो ज़्यादातर जो औरतों के साथ वायलेंस होते हैं वो होते हैं डोमेस्टिक वायलेंसेस, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देखो काफ़ी सारे वायलेंसेस भी होते हैं औरतों के साथ में समाज के अंदर, जैसे कि डॉरी रिलेटेड की मतलब दहेज से रिलेटेड कि लड़की है तो उसका दहेज देने से रिलेटेड कि अगर मान लो लड़की ने दहेज नहीं दिया लड़की के घर वालों ने तो लड़की को मतलब परेशान किया जाता है, उसको पीटा जाता है, कई कई पे लड़की को जला कर मार दिया जाता है दहेज ना मिलने की वजह से, कि मार देते हैं फिर दूसरी शादी करेंगे वहाँ से दहेज मिल जाएगा। और कई पे तो लोग इतने शाणे रहते हैं कि दहेज मिल गया चलो अब लड़की को मार देते, अब दूसरी शादी करके एक और बार दहेज ले लेते हैं, मतलब ज़्यादा पैसे के लिए लालच से, ठीक है, कि दहेज के लालच के लिए लड़की को मार देते ताकि, और नहीं तो परेशान करके छोड़ देते, ठीक है। तो डॉरी रिलेटेड उन लोग वायलेंस सहते हैं। उसके बाद रेप और जो बेसिकली सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं उनके साथ में, कि लड़की है मान लो रात को या फिर दोपहर को कभी अकेले में किधर जा रही है तो कुछ लोग रहते हैं आवारा लोग रहते हैं जो ऐसा कर देते हैं, उनके साथ में रेप कर देते हैं। तो ये सारे वायलेंसेस भी वो फेस करती है समाज के अंदर। उसके बाद देखो चौथा जो रहता है प्रॉब्लम फेस करती है औरतें वो होता है वाइफ बेटरिंग, यानी कि जो पत्नी होती है वो हस्बैंड की मार भी बहुत ज़्यादा खाती है। खास करके जो झोपड़पट्टी में जो बेवड़े रहते हैं वो अपनी पत्नियों को बहुत ज़्यादा ही पीटते हैं, ठीक है। आज दारू पी के आया है, फुल टाइट है तो आएगा पत्नी को पीटेगा, कल पैसे नहीं है दारू नहीं पिया तो फिर भी पीटेगा कि दारू पीने का पैसा नहीं है, दारू पीने के लिए पैसा दे। और ये नहीं कि मैंने पैसा दिया था वही वाला पैसा दे, पैसा है नहीं कहीं से भी पैसा लेके आ, गहना जो भी है उसको गिरवी रख और दारू पीने के लिए पैसा दे। तो मतलब दारू पीने या फिर और भी चीज़ों के लिए रहता है, ज़रूरी नहीं है कि बेवड़ा लोग ही खाली मारपीट करते हैं, काफ़ी सारे और भी रीजंस रहते हैं। कुछ लोग का नेचर ही रहता है मार मतलब पीटने का, तो वैसे जो लोग होते हैं वो मतलब औरतों को पीटते थे, ये भी एक प्रॉब्लम फेस करती है औरतें। उसके बाद होता है फीमेल फोर्टिसाइड का, कि मतलब औरतों का देखो अगर मान लो किसी को पता चल जाता है कि पेट में अगर लड़की है तो लोग पेट ही में बच्चे को मरवा देते हैं, और जो गरीब आदमी रहता है जिसको इतना पैसा नहीं है कि जाकर चेकअप करवा दो तो पैदा होने के बाद उन लोग मार देते हैं। तो मतलब बेसिकली देखोगे तो यहाँ पर लोग अपनी बच्चियों को पेट में ही मार देते हैं। और देखो तो खाली ये नहीं कि हस्बैंड ही ऐसा चाहता है, तो कई कई पे तो लड़कियाँ खुद भी ऐसा चाहती है कि मेरे को बच्ची ना हो, मेरे को लड़का ही हो। और ये खाली गरीबों में नहीं होता, ये अमीर लोग भी करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं उन लोग भी ये सोचते हैं कि मेरे घर पे लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसी चीज़ें होती है तो लोग अपनी बच्चियों को मार देते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम फेस करती है औरतें। उसके बाद होता है वॉफ्स ऑफ विडोज़, यानी कि जो विधवा औरतें होती हैं उन्हें भी समाज में काफ़ी सारी चीज़ों को सहना पड़ता है। जैसे उनको ज़बरदस्ती करवाई जाती है, गाँव में मान लो एक विधवा है तो उसको हर जगह से भगाया जाता है कि आ गई इधर मुँह उठाकर, मतलब मनहूस बोल कर कि ये इसका मुँह आ गया हमारे इधर, अभी नहाना पड़ जाएगा नहीं तो हमारे घर पे भी हमारा पति मर जाएगा। या फिर मान लो कोई नई दुल्हन आती है गांव में या फिर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको मुंह नहीं दिखाया जाता है ऐसी विधवा औरतों का, ठीक है। मतलब ये सारी नियम कानून रहते हैं बहुत सारे ऐसे फालतू, तो जिसकी वजह से औरतें जो होती है जो विधवा हो जाती है उनको काफ़ी सारी चीज़ें सहनी पड़ती है। कई गाँव में तो उन लोग को ज़बरदस्ती मतलब औरत को इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है कि मतलब खुद औरत सुसाइड तक कर लेती है, ठीक है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि ये तू आदमी लोग से बात नहीं कर सकती है, मतलब ऐसी सारी चीज़ें रहती है।
तो ये सारी औरतें मतलब जो विधवा औरतें रहती है वो भी काफ़ी सारी चीज़ें फेस करती है समाज के अंदर। उसके बाद सातवां जो प्रॉब्लम फेस करती है वो होता है प्रॉब्लम एट वर्क प्लेस। अब वर्क प्लेस मतलब क्या कि कहीं पे ऑफिस में या फिर और किधर काम करने औरतें जाती है तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है औरतें फेस करती है। जैसे मैनेजर या फिर जो बड़े पोस्ट पे लोग होते हैं वो औरतों को हैरेस करते हैं, मतलब उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। कहीं कहीं पे देखोगे तो वर्क प्लेस पे काफ़ी सारे रेप केसेस भी रहते हैं कि मतलब कि मैनेजर जो रहता है या फिर बड़ी पोस्ट का कोई आदमी रहता है तो अपने एम्प्लॉयज़, कोई लड़की एम्प्लॉय है उसको बुलाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या फिर मान लो एक एम्प्लॉय है तो दूसरे एम्प्लॉय को मतलब छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें करते हैं। तो वर्क प्लेस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है औरतें, इसलिए जो घर के लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि हमारी घर की जो लड़कियाँ है वो जाए किधर काम करने के लिए। ओके, तो मतलब ये सारी चीज़ें मतलब औरतें जो रहती है वो फेस करती है वर्क प्लेस पे। अब देखो यहाँ पर डिटेल में समझाया गया कि क्या क्या दो टाइप्स के मेनली मतलब फेस करती है औरतें प्रॉब्लम वर्क प्लेस पे। जैसे कि सबसे पहला होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कि मतलब कोई मैनेजर या फिर बड़ी पोस्ट का है या फिर लड़की है काम करके, मान लो रात को 9 बजे छुट्टी हो गया तो 10 बजे तक रात को जा रही है, अकेले जा रही है, तो ऐसे टाइम पर रास्ते में कुछ लोग होते हैं जो ऐसे मतलब रेप कर देते हैं या फिर मोलेस्टेशन का केस रहता है, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। नहीं तो इनइक्वालिटी इन वेजेस का भी प्रॉब्लम रहता है कि अगर मान लो एक लड़का है वो भी वही पोस्ट पे बैठा है और एक लड़की वो भी वही पोस्ट पे बैठी है, बट दोनों को इक्वल पेमेंट नहीं दिया जाता है। जैसे अगर बॉलीवुड में ही देखोगे या फिर हॉलीवुड कहीं पे भी देखोगे तो वहाँ पर जो फीमेल एक्ट्रेस रहती है, जो मेन एक्ट्रेस रहती है फीमेल, उसको जितना पैसा दिया जाता है और जो मेल एक्टर रहता है, मान लो ये हीरो हीरोइन जो रहती है, उन दोनों को इक्वल पैसे नहीं दिए जाते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा का डिफरेंस रहता है। मान लो लड़की को 2 करोड़ दिए जा रहे हैं तो लड़का जो रहता है उसको 10 करोड़ दिए जा रहे रहते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंस काफ़ी रहता है। तो ये काम में भी काफ़ी ज़्यादा रहता है कि हर जगह जो वर्क प्लेस रहते हैं वहाँ पर सेम पोस्ट पे ही लोग रहते हैं फिर भी उनको सेम इक्वल वेजेस नहीं देते, मतलब सैलरी जो भी रहती है वो नहीं मिलती है सेम, ठीक है। उसके बाद होता है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एडवांसमेंट, यानी कि काफ़ी सारी कंपनी में क्या होता है कि देखो आप मेनली अगर सोचो अपने दिमाग में तो जितने भी आप कंपनी देख लोगे वहाँ पर आपको बहुत कम ही दिखेगा कि कोई मैनेजर की पोस्ट में कोई लड़की बैठी है। अभी के टाइम पे देखोगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि हाँ मैनेजर है, एक लड़की मैनेजर है या फिर बड़ी पोस्ट पे कोई लड़की है, ठीक है। बट नॉर्मल अगर आप देखते हो ज़्यादातर जितनी भी कंपनीज होती है वहाँ पर कोई भी लड़की आपको नहीं दिखेगी बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठी हुई। असिस्टेंट दिख जाएगी कि हाँ किसी का असिस्टेंट है, बट मैनेजर की पोस्ट में या फिर किसी सीईओ की पोस्ट में या फिर कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं आपको बैठी हुई दिखेगी, आपको असिस्टेंट के रूप में दिख सकती है, ठीक है। मैनेजर की असिस्टेंट है या फिर सीईओ की असिस्टेंट है, वो दिख सकती है। तो लोग मतलब ये नहीं चाहते कि हम किसी लड़की के अंडर में काम करें, लड़की हमारे अंडर काम करनी चाहिए, हम लड़कियों के हुक्म नहीं मानेंगे, मतलब ये लोग के हिसाब से रहता है, जिसकी वजह से लोग उनको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देते, ठीक है। तो ये सारी औरतें प्रॉब्लम फेस करती है वर्क प्लेस पे। उसके बाद देखो आठवां जो प्रॉब्लम फेस करती है औरतें समाज के अंदर वो होता है द प्रॉब्लम ऑफ सिंगल पेरेंट फैमिलीज, यानी कि मान लो कोई औरत है जिसका पति जो है वो मर गया या फिर उसका पति उसको छोड़ दिया है, तो अब अकेली औरत है, मान लो उसका एक बच्चा है, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि जो आजू बाजू के लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा उस औरत को परेशान करते हैं। कुछ लोग औरत को छेड़ने भी लग जाते हैं, या फिर मान लो एक आदमी है और एक लड़की है जिसकी माँ नहीं है और वो लड़की अकेली रहती है घर के अंदर, उसके पापा काम पे जाते हैं, तो काफ़ी सारे लोग मतलब ऐसे जो सिंगल पेरेंट्स वाले जो बच्चे होते हैं या फिर जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है समाज के अंदर, और ख़ास करके औरतों को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करती है औरतें समाज के अंदर, सिंगल पेरेंट अगर फैमिली है तो। उसके बाद होता है लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, यानी कि अगर आप पॉलिटिक्स में भी देखते हो तो उतना ज़्यादा आपको कोई नहीं दिखेगा कि मतलब लड़कियां ज़्यादा रहेगी, ठीक है। बहुत कम आपको दिखेंगे कोई नेता जो है वो लड़की है, ठीक है, गिने चुने ही आपको दिखेंगे, नहीं तो बहुत कम आपको दिखेगा, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि अब थोड़ा बहुत, क्योंकि अब लोग जो है उतना ज़्यादा अब नहीं ये सब चीज़ सोचते हैं, अब थोड़ा बहुत हर जगह आपको लड़कियों का पार्टिसिपेशन दिखता है। बट पहले के ये सारी चीज़ें बताई जा रही है कि देखो पहले के टाइम पे अब उतना पहले नहीं दिखता था कि कहीं पे किसी पोस्ट पे बैठी है कोई औरत, ठीक है, कोई एमएलए लड़की है या फिर कोई बड़ी पोस्ट पे कोई नेता लड़की है, ठीक है, नहीं दिखता था उतना। ओके, तो ये सारी मतलब चीज़ें देखोगे तो ये सारी प्रॉब्लम औरतें फेस करती है समाज के अंदर, तो ये ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम फेस करती है। अब इनका सॉल्यूशन क्या है, ये जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करती है औरतें, इनका क्या क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहला एजुकेशन टू वुमेन, यानी कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ। अगर मान लो कोई लड़की पढ़ लिख जाती है, मान लो एक लड़की है पढ़ लिख कर पुलिस बन गई, ठीक है, अब पुलिस बन गई तो बताओ क्या लड़की के साथ रेप होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत कम रहेंगे, ठीक है। अगर लड़की को मान लो कोई टच भी करता है, कुछ बोल भी देता है,
तो लड़की तुरंत जेल में लेकर जाएगी, उसको पीटने लगेगी। कोई जान ही जाएगा कि ये पुलिस है तो कुछ नहीं करेगा, सुन के कि हाँ भाई पुलिस लड़की है, लड़की पुलिस है, ठीक है। कोई दहेज मांगने तक का मतलब नहीं दिखाएगा, हिम्मत नहीं दिखाएगा। तो जितने भी देखोगे तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो रहेंगी वो इसी से ख़त्म हो जाएगी। अगर लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, उसको पता रहेगा कि हाँ मेरे क्या क्या हक है, अगर मेरे साथ कोई कुछ बुरा करता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो लड़की को पढ़ा लिखाना चाहिए। उसके बाद होता है सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि मतलब औरतों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए काफ़ी सारे हम कैंपेन्स कर सकते हैं कि मतलब दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर ये केसेस भी हो सकते हैं, और औरतों के साथ मतलब ये नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे कैंपेन्स रहते हैं ना लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो वो सारे कैंपेन्स किए जा सकते हैं, जैसे कि एंटी डॉरी कैंपेन्स किए जा सकते हैं, एजुकेशन वुमेन कैंपेन्स किए जा सकते हैं, विडो मैरिज के कैंपेन्स, जैसे राजा राव मोहन ने कैंपेन किया था, जिसके बाद उन्होंने बेसिकली एक लॉ भी बना दिया था कि औरत जो है बेसिकली अगर मान लो कोई विधवा औरत है तो वो चाहे तो दूसरी शादी कर सकती है, ठीक है। और अगर कोई रोक टोक करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी कैंपेन्स किए जा सकते हैं, जैसे एंटी चाइल्ड मैरिज कैंपेन्स। तो ऐसे सारे कैंपेन्स करके हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि मतलब औरतों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए हमें समाज के अंदर। उसके बाद तीसरा हम ये कर सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन इन लीगल प्रोसेस, यानी कि जो लीगल प्रोसेस होता है कि अगर मान लो किसी लड़की को मान लो उसका पति बहुत पीटा है, ठीक है। अब वो चाहती है कि मैं अपने पति के खिलाफ केस करूँ, रोज रोज आता है मार के चला जाता है, तो वो चाहती है मैं केस करूँ। बट अगर प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है कि जाकर वो पुलिस के पास जाती है बोलने के लिए, पुलिस वाला बोलता है सबूत लेके आओ, फुटेज लेके आओ, एक काम करो एक विटनेस लेके आओ, उसके बाद यहाँ पे साइन करो, 2 दिन इधर उधर दोहराएगा, तो लड़की रहेगी मतलब उतना ज़्यादा वो कर नहीं पाएगी, जिसकी वजह से वो केस करने में भी सोचना पड़ जाएगा उन लोग को। लेकिन अगर बस इतना रहेगा, वो जाकर बोल दे कि सर देखो इसने मेरे को पीटा है, और वो पुलिस जो है डायरेक्टली जाकर अगर उठा के लेके आ गए, 2 दिन पीटे, उसके बाद पूछे कि बता भाई क्या हुआ, तब देखोगे तो लड़कियां ज़्यादा मतलब सेफ फील करेगी, हाँ भाई बोलने में क्या है, जाकर बोल देती हूँ, केस कर देती हूँ सीधा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं रहेगा उतना ज़्यादा। तो जो लीगल प्रोसेस रहता है उसको सिंपल कर देना, ताकि औरतें जो है वो मतलब सूट फाइल करने में ज़्यादा डरे नहीं, या फिर उनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे, ठीक है। उसके बाद होता है नेक्स्ट जो चीज़ कर सकते हैं वो होता है इफेक्टिव रोल ऑफ पुलिस फोर्स, यानी पुलिस फोर्स को अच्छी तरीके से काम करना होगा कि अगर कोई लड़की है और वो पुलिस के पास आती है हेल्प मांगने के लिए, तो उन्हें तुरंत हेल्प देनी होगी, ठीक है। इसलिए अभी के टाइम पे ऐसा हो गया कि अगर कोई लड़की अगर पुलिस के पास चली जाती है बोलने के लिए कि ये लड़का मेरे को परेशान कर रहा था, 2 दिन से मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, मेरे को परेशान कर रहा है, तो पुलिस वाला रहता है तुरंत उसको उठा के लेके आएगा। ये नहीं पूछेगा कि हाँ भाई सही में घूम भी रहा था कहीं नहीं घूम रहा था, पहले उठा के लेके आएगा, 2 दिन मारेगा उसको, 1 दिन चमाट मारेगा, उसके बाद मतलब पूछेगा हाँ भाई बता क्यों घूम रहा था, तब वो बोलेगा मैं किधर घूम रहा था, ठीक है। मतलब ऐसा हो गया है। उसके बाद देखो 5वां चीज़ हम ये कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट एडरेंस टू द लेजिस्लेशन, यानी कि जो भी नियम कानून बने उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और जो नहीं फॉलो करता उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी देनी चाहिए, यहाँ तक कि डेड पेनल्टी तक दे देनी चाहिए। कि अगर मान लो किसी ने रेप कर दिया है किसी छोटी बच्ची का, तो ऐसे टाइम पर उस आदमी को मतलब बेसिकली फांसी की सज़ा तक दे देनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली लॉ है कि अगर आप छोटी बच्ची तक का अगर ऐसा रेप कर देते हो तो आपको फिर मतलब फांसी की सज़ा हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब जो भी लॉस बनेगा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उसके बाद सपोर्ट फ्रॉम रिलीजियस लीडर्स, यानी देखो काफ़ी सारे रिलीजियस जो लीडर्स रहते हैं, मतलब क्या गुरु जी रहते हैं, धर्म गुरु जो रहते हैं ना, ये मतलब बाबा जी रहते हैं, तो उन लोग भी काफ़ी सारे सपोर्ट्स दिखाते भी है कि मतलब औरतों का सम्मान करना चाहिए। नहीं तो देखो कोई भी अगर आप बाबा जी का देख लो, प्रवचन देख लो, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा कि उन लोग औरतों को माता के बोलते हैं कि माँ जी इधर आइए, मतलब क्या उन लोग भी दिखाते हैं कि हाँ भाई औरतों का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। कि अगर मान लो कोई आदमी बोलता है कि मेरे घर पे हमेशा कलेश लगा रहता है, तो उन लोग क्या बोलते हैं कि अपनी औरत का मतलब सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, सबकी पूजा कीजिए, तो आपका घर जो रहेगा खुशहाल रहेगा। मतलब क्या सिखाते हैं कि औरतों का मतलब सम्मान कीजिए, उनके साथ बुरा मत कीजिए। तो देखोगे तो जो पाखंडी लोग भी रहते हैं ना, जो मतलब झूठे लोग भी रहते हैं, उन लोग भी सही ज्ञान दे देते हैं औरतों के अच्छे लिए, ठीक है। तो मतलब जो रिलीजियस लीडर रहते हैं, जैसे जो बाबा जी लोग रहते हैं, उन लोग भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हैं औरतों के लिए। उसके बाद देखो 7वां जो चीज़ की जा सकती है वो है स्पेशल इंकरेजमेंट फॉर वुमेन अचीवर्स। मतलब क्या कि अगर मान लो औरत है कोई जिसने ओलंपिक्स में कुछ मेडल ला दिया, मान लो ब्रोंज मेडल ला दिया, सिल्वर ला दिया या फिर गोल्ड ला दिया, तो ऐसी औरतों को और ज़्यादा लोग मतलब इंकरेज करना चाहिए कि अरे वाह क्या बात है, क्या लड़की है, इसने तो गोल्ड मेडल ला दिया। अगर लोग बहुत ज़्यादा इसकी इज्जत करने लगेंगे, गवर्नमेंट भी हेल्प करने लग जाएगा कि हम तुमको और आगे बढ़ाएंगे, हम तुमको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि तुम और आगे बढ़ो। तो ऐसे टाइम पर जो औरतें रहती है, जो बाकी की भी जो
औरतें रहती है उनको भी एक रास्ता दिख जाता है कि हाँ भाई जब ये कर सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी नाम बना सकते हैं अपना, और फिर वो भी औरतें जो रहेंगी वो भी अपने आप को ऊपर उठा पाएंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसी जो औरतें होती है जो कुछ बड़ा कर लेती है तो उन्हें एंकरेज करना चाहिए हमें, ताकि बाकी की भी जो औरतें होती है वो उन्हें देखकर वो भी आगे बढ़ सके। उसके बाद 8वां जो चीज़ कर सकते हैं वो होता है पॉजिटिव अप्रोच एट वर्क प्लेस, यानी कि जो काम का जो जगह होता है वहाँ पर हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। यानी कि कोई औरत है और वहाँ पे काम कर रही है तो उसे इज्जत देनी चाहिए, उसके बेसिकली एक तरह से कह सकते हो माँ बहन समान रखना चाहिए, कि माँ है या फिर बहन के समान औरतों को रखना चाहिए वर्क प्लेस पे। ठीक है, मतलब इज्जत देनी चाहिए। उसके बाद 9वां चीज़ कर सकते हैं इफेक्टिव रोल ऑफ एनजीओस, यानी देखो काफ़ी सारे जो एनजीओस होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एनजीओस आपको पता है ना, तो जो एनजीओस होते हैं काफ़ी सारा मतलब औरतों का हेल्प भी करते हैं, कि अगर मान लो किसी औरत के घर वाले पीट रहे हो उसको दहेज के लिए, तो लोग उनके मतलब वो जो एनजीओ वाले रहते हैं उस औरत को मदद करने के लिए भी चले जाते हैं। या फिर मान लो कि कोई कोई मान लो लड़का है और बहू है, ठीक है, उसने अपनी मम्मी को भगा दिया घर से, तो ऐसी जो मतलब औरतें रहती है जिनको घर से भगा दिया जाता है तो उनकी भी मदद जो है ऐसे एनजीओस करते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है खाली बहुओं के साथ ही गलत होता है, कई कई पे देखो तो जो सास रहती है उनके साथ गलत किया जाता है। ठीक है, और सास भी क्योंकि औरत है तो वो भी तो वायलेंस झेल रही है ना, तो उनके साथ भी गलत हो जाता है, तो उनकी भी मदद करने के लिए ऐसे एनजीओस आते हैं, या फिर बहू के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो एनजीओस मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद 10वां जो चीज़ की जा सकती है वो है इफेक्टिव वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेशन, यानी कि लेजिस्लेशन के अंदर, यानी कि जो बेसिकली लोकसभा राज्यसभा जो है वहाँ पर औरतों का बेसिकली हमें सीट रिजर्व करके रखना चाहिए। इसलिए अब 1/3 का भी बेसिकली लॉ बन गया है कि जितनी भी सीट रहती है उसमें से 1/3 जो हिस्सा रहेगा वो रिजर्व रहेगा औरतों के लिए भी। मतलब कि अगर कोई औरत है मान लो वो लेजिस्लेशन में आना चाहती है तो वो आ सकती है। ठीक है, नेतागिरी नेता बनना चाहती है या फिर और कुछ करना चाहती है तो वो भी आ सकती है पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके हम औरतों का बेसिकली जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कम कर सकते हैं बट थोड़ा बहुत कम कर सकते। सो मे भी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी के जो हाफ जो कंटेंट है टॉपिक्स है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारा बेसिकली जो सेकंड चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी वन वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना 3rd चैप्टर का भी वन शॉट बना देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी आपको उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उन वीडियोस को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट वीडियो, अगर वीडियो को आप लोग लेट देख रहे हो तो यहाँ पर इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आ गई होगी इसकी प्लेलिस्ट, यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। वरना आप चाहो तो हमारे बाकी के जो इसके ऑलरेडी वीडियो मतलब अवेलेबल हमारे चैनल पर, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।